जनाब ज़ुल्फ़िकार अली वासी साहब का है। ये इस वेरी पंक्चुअल, तो 5 मिनट पहले आके बैठे हुए हैं, तशरीफ ला रहे हैं। और सेकंड लेक्चर जनाब कैसर गुलाम साहब हैं, जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनका होगा 1 बजे। कल हॉलीडे है और परसों फ्राइडे को भी हमने 2 लेक्चर रखे हुए हैं। एक जनाब वाजिद से मुगल साहब का है और दूसरा तावला कुंडी साहब का है। और उनकी टाइमिंग जो है आपने 9:15 पर इधर होना है। वाजिद साहब का जो फ्राइडे है, तो मैं चाहता हूँ कि जुम्मा की नमाज से पहले फरागत हो जाए। तो 9:15 पे फ्राइडे वाले दिन पहला लेक्चर होगा और दूसरा जो है 11 बजे हमने रखा है। और ये मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। आपके 10 लेक्चर फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएंगे अगर इसी तरह हुआ कोई मिस ना हुआ। 2 लेक्चर और हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सैटरडे को दोनों रुकवा दूँ और कंक्लूड कर दूँ इसको। अभी नाम सामने नहीं आए, हमने रिक्वेस्ट की हुई है, जैसे मेच्योर होता है तो मैं आपको उसका बता दूँगा। आज पहला जो है लेक्चर वो आपका सिविल सूट की इंस्टीट्यूशन से लेकर डिग्री तक जनाब अब्बास साहब सारे स्टेप्स आपको बताएंगे। आखिर में क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा। अब्बासी साहब इंतहाई सीनियर और इंतहाई कॉम्पिटेंट लायर हैं। इस वक्त सिविल मैटर्स में मेरा ख्याल है PD इस्लामाबाद में नंबर 1 पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। ऑनरेबल मेंबर हैं, हमारे वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी। और उनकी कॉम्पिटेंस जब वो लेक्चर लेंगे आपको नजर आ जाएगी, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें, फायदा टाइम ला लें, रिक्वेस्ट करें साथ और आप अभी कितने लोग हैं जिनकी सेकंड इंटीमेशन जमा है? सिर्फ रेज योर हैंड, मुझे आइडिया हो जाए। और किन की है जो मेच्योर हो चुकी है, जमा होने वाली है? ओके, वेरी फ्यू। अभी इसका मतलब है काफी सारे लोग हैं जिनका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ। सर पहले दूसरी पेमेंट में कितना फर्क है? 6 मंथ से मस्ट टू है जरूर से 6 मंथ से पहले जमा करवा नो। आप 6 मंथ में बताएंगे वो 20 केसेस जो आपने सीनियर के साथ में केसेस किए हैं, उनकी लिस्ट लगाएंगे, जजेस के नाम लिखेंगे, केस का जो टाइटल है वो लिखेंगे और उन केसेस से आपको क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा। जो लिस्ट लगाते हैं आप उसकी कॉपी पास रखा करें, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर होते हैं कि आपने ये केस इंस्टीट्यूट किया तो रेंट का था तो रेंट लॉ पर बात करेंगे, कोई टैक्स का है तो टैक्स पर करेंगे, कोई क्रिमिनल अगर आपने कोई पील की या बेल की है तो उस पर बात करेंगे। दूसरी ज़हन में रखिए, अक्सर ये होता है कि एक लिस्ट बना के लगा दी जाती है और याद ही नहीं रहता कि कौन से केस है। जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ से जब वो कहते हैं कि ये केस आपने लगाया जिसमें क्या हुआ तो पता नहीं होता। तो ये भी आप विजिलेंट रहना आपने कि जो लिस्ट आप लगा रहे हैं सेकंड इंटीमेशन में, उसका आप लोग जहन में रखिएगा एक लाइन में कि ये क्या केस था और किस स्टेज पर था, कि डिसाइडेड हुआ है या अभी चल रहा है, आपने क्या किया था। ये इस हद तक भी पूछेंगे आपसे, इतनी डेप्थ नहीं, क्योंकि 4-5 मिनट का इंटरव्यू होता है, कोई 8 लाख को 10 मिनट चला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर पहला क्वेश्चन ही सही जो आप दे दें तो सेकंड शायद पूछ लें, ये तक पूछ। मैं जनरली आपसे पहले क्वेश्चन आपकी कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन नहीं। वेलकम सर, इस दुआ करें जनाब ज़ुल्फ़िकार अली वासी साहब। मैं जैसे पहले ही तारफ करवा चुका हूँ, जनाब ज़ुल्फ़िकार अली वासी साहब सिविल मैटर में पिंडी इस्लामाबाद ही मैं तो कहूँगा क्रॉस पंजाब भी साथ ले लें, नंबर 2 पोजीशन पर माशाल्लाह। और केस देने वालों की लाइन लगी होती है और उनके पास टाइम नहीं होता, ये तो आई माई वीकनेस। बाकी वो लेक्चर देंगे तो कॉम्पिटेंस का अंदाजा आपको हो जाएगा। हमारी खुशबख्ती है
इसके लिए वो लाजमन टाइम निकालते हैं। तो वैसे भी बार काउंसिल के कस्टडियन है, ऑनरेबल मेंबर है, इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है, पिछले साल वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। मैं मजीद टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब जुल्फ़िकार साहब को तशरीफ लाएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in this Bar Council, being new entrants. अपने टॉपिक पे आने से पहले, क्योंकि एक बार इससे पहले यूनिवर्सिटीज के अंदर और लॉ कॉलेजेस के अंदर एक लीगल एथिक्स का बाकायदा एग्जाम भी होता था और उससे पहले लेक्चर्स भी डिलीवर किए जाते थे। और मैंने जहाँ तक पढ़ाया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी लॉ कॉलेज में, मैं तो इसको सामने रखते हुए जरूर इस टॉपिक पे बात करता था कि ये आप देखें, जिन लोगों ने तरक्की की है उन्हें तालीम से ज्यादा उन्हें तरबियत पे जोर दिया है। ये जापान को देखें, वहां कोई लंबा चौड़ा बस्ता नहीं होता और वो स्टूडेंट्स को पहले जब वो दाखिल होते हैं स्कूल्स के अंदर, वो तालीम नहीं दी जाती, उनको तरबियत दी जाती है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है और उसके बाद फिर एक तालीम दी जाती है और वो उस माशरे के एक अच्छे सेहतमंद वो शहरी होते हैं और फिर माशरा आप देखें कि वो कितना तरक्की करता है, इखलाकी लिहाज से भी, कैरेक्टर के हवाले से भी। मुझे एक विलियम ब्लैक का कोल है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। पैसा कोई चीज नहीं, दौलत चली जाए तो समझे कुछ भी नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इस प्रोफेशन के अंदर भी मैं समझता हूं कि अगर आप लोग आज से ये तैयार कर लें कि हमने इन लीगल एथिक्स का, मॉरल एथिक्स का ख्याल रखना है, न सिर्फ आप एक माशरे के अच्छे इंसान होंगे बल्कि इस कम्युनिटी के, इस मुल्क के आप बहुत अच्छे वकील भी होंगे। और ये याद रखें कि ये मैंने अक्सर देखा है कोर्ट्स के अंदर कि वकील एक वो तबका है कि जिसके ज़हन में ये होता है कि अगर मैं जज पे चढ़ाई कर दूं, जज के साथ बदतमीजी के साथ पेश आऊं, जज पे रोक डालूं, दूसरे वकील को स्नैप करूं, दूसरी पार्टी के अपने अपोनेंट क्लाइंट को मैं स्नैप करूं और इस तरीके से मैं पेश आऊं कि मेरा क्लाइंट खुश हो जाए कि मेरा वकील बहुत जबरदस्त आदमी है, ये तो जज को भी पड़ जाता है, ये तो मुखालिफ वकील को भी दबा लेता है, ये मुखालिफ क्लाइंट को भी बोलने नहीं देता। ये याद रखें, ये प्रैक्टिस ज्यादा अरसा नहीं चलती। मैंने अपनी इस प्रैक्टिकल फील्ड में जो मुझे 3 डेकेड्स हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी वो वकालत के प्रोफेशन से फारिग हो गए और उनका नाम तक नहीं कोई लेता। इस फील्ड के अंदर वो मौजूद होते हैं, वो जिंदा होते हैं, लेकिन उनका नाम खत्म हो जाता है। लेकिन ये कैरेक्टर ये जिंदा रहता है और ये आपके साथ चलता है, ये आपकी गुडविल होती है। और जब एक वकील केस कंडक्ट कर रहा होता है तो एट ए टाइम चौमुखी जंग लड़ रहा होता है। वो एक तरफ कोर्ट को सेटिस्फाई करता है
अपने स्किल के हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, अपने उस लीगल अप्रोच के हवाले से, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो उसकी लीगल ग्रिप है उस हवाले से, और दूसरी तरफ वो अपने क्लाइंट को भी मुतमईन कर रहा होता है, और तीसरी तरफ वो अपने मुखालिफ जो उसका क्लाइंट है उसको भी इंप्रेस कर रहा होता है, और वो भी अगर उससे इंप्रेस होता है तो नेक्स्ट वो अपने वकील को छोड़कर वो इसके पास आएगा। वो आपका दुश्मन तो नहीं है ना, आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं, आपने फी ली है, जो आपको पास आता है आपको एंगेज करता है, आपकी सर्विसेज हायर करता है और फिर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसका कोई और केस होता है, किसी और के खिलाफ है, तो उसका फर्स्ट चॉइस ही आप होंगे, क्योंकि आपने उसके मुखालिफ वकील होकर आपने उसको इतना इंप्रेस किया अपने कैरेक्टर के हवाले से, एक अच्छे इंसान के हवाले से, एक अच्छे वकील के हवाले से, एक अच्छे लॉ नोइंग पर्सन के हवाले से, और फिर कोर्ट को जिस तरीके से आप सेटिस्फाई करते हैं और रिलीफ लेते हैं। ये याद रखें कि एक अच्छा वकील वही होता है जो कोर्ट के, जो जज के मूड और माइंड को देखकर बात करे। ये आपने चूंकि उससे रिलीफ लेना है तो आप उसके माइंड के खिलाफ बात करके रिलीफ कभी भी नहीं ले सकते। आप सुबह सुबह जाते हैं, क्लाइंट का प्रेशर है कि स्टे हुआ है जनाब, वो स्टे खारिज करवाएं, आज ही बहस करें। अब क्लाइंट को नहीं पता, उसके जहन में एक ही है कि लाजमी बहस करें आज और स्टे खारिज करवाएं। आप कोर्ट में जाते हैं, देखते हैं जैसे आपका मूड ऑफ है, वो रीडर के साथ लड़ रहे हैं, उसको झाड़ रहे हैं, नाइट कोर्ट को झाड़ रहे हैं, फाइलें इधर उधर फेंक रहे हैं, तो ये समझ जाएंगे आज जज साहब को शायद घर से नाश्ता नहीं मिला या घर से लड़के आए हैं, आज बहस ना ही करें, अपना केस बचा लें। और जब आप, उसका मूड नहीं है, वो कहता है वकील साहब तारीख ले लें, आप कहते हैं नहीं सर मैंने बहस करनी है। अब उसका मूड नहीं है बहस सुनने का, लेकिन आप जोर देते हैं कि नहीं सर मैंने तो बहस करनी है, क्योंकि आई हुई है निकालनी है, और पीछे क्लाइंट का भी प्रेशर है, उसको तो नहीं पता। ये नफ्सियात आप समझते हैं, आपने उसके मूड और माइंड को पढ़ना है और फिर उसके मुताबिक आपने चलना है। और एक वकील अगर उसके मूड और माइंड के खिलाफ चलता कहता है नहीं सर, मैं वो कहता अच्छा यार दो इनकी फाइल कौन सी है, हाँ करो बहस, क्या उसके हक में जाएगा? या आपने सीपीसी 151 सेक्शन पढ़ी है इनहेरेंट पावर्स के हवाले से, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी जो पावर्स होती हैं ये इतनी ऐसी हैं कि आपका स्टे बनता है ना दे तो कोई पूछ नहीं सकता उसको, आपका स्टे नहीं बनता ठीक है वो दे दे, आपकी एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 वो एक्सेप्ट कर ले तो कोई उसको रोक सकता है? आपके पास रेमेडी है कि आप जाएं, चैलेंज करें, अपील करें, अगली कोर्ट में जाएं, लेकिन ये उसकी इनहेरेंट पावर है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं अंडर सेक्शन 151 सीपीसी। आपकी बेल बनती है, नहीं देते, आपकी बेल नहीं बनती, ग्रांट कर दें, कोई उसको रोक सकता है? ये इनहेरेंट पावर्स है ना। रात को 12 बजे अदालत लगा लें, हाँ भाई आपके इंतजार कर रहे हैं, बेल आपको देनी है, तो चाहे सुबह 10 बजे भी जाएं, बेल नहीं देनी। तो ये इनहेरेंट पावर्स है ना कोर्ट की। अगर आप एग्री दें तो उसको चैलेंज करें, अगली अदालत में चले जाएं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि
ये वकालत ऐसा पेशा है कि जिसमें बहुत बड़ा स्कॉलर फिलॉसफर नहीं चाहिए, बहुत पढ़ाकू बंदा भी नहीं चाहिए, एक एवरेज आदमी भी बहुत आगे निकल सकता है, बहुत आगे जा सकता है। एक मीडियाकर आदमी, बैक बेंचेस, वो नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है, वो टॉप क्लास का वकील बन सकता है। सिर्फ ये है कि उसको वकालत के गुर आते हैं, और ये गुर हैं जो मैं बता रहा हूं। तो ये इस किस्म की चीजें हैं कि जिसमें आपने वकालत के अंदर आकर अपने क्लाइंट को भी मुतमिन करना है, कोर्ट के साथ भी, और फिर वो जो अमला होता है, अब आपने वो ये कोर्ट जो होती है, ये कोर्ट सिर्फ जज का नाम नहीं है, ये जितना भी उसके साथ स्टाफ है, उसके साथ रीडर है, उसका अहलमद है जिसके पास रिकॉर्ड होता है, वो नाइब कोर्ट है, वो रिकॉर्ड कीपर है, वो नाइब कासिद है जो बुलावा करता है, आवाजें देता है, ये सारे स्टेनो है जो टाइपिस्ट है, ये सारे मिलकर एक अदालत बनती है। आपने उन सब का एहतराम करना है, आपने उनको सबकी इज्जत करनी है। ये बात रेसिप्रोकल होती है कि जब आप उनको इज्जत देंगे वो आपको भी इज्जत देंगे, लेकिन जब आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और अगर आप कोर्ट में जाते हैं, आप पीछे बैठ जाएं, तो कोर्ट के साथ आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट टुवर्ड्स कोर्ट अगर अच्छा है, जैसा आप देखेंगे वो खुद ही आपके केस को कहा, भाई बुलाएं ये मलिक साहब का, चौधरी साहब का केस, ये केस कॉल करें, तो देख लिया उसने, आप पीछे बैठे हुए, रीडर ने देख लिया, तो वो आपकी फाइल जो है ना वो पहले आगे कर देगा। और एक शख्स है वो आता है और रीडर को कहता है, ओए बटी तो फाइल मेरी कट। देखे ना एक लहजा, उसका बोलने का अंदाज, अब वो उसको कुछ नहीं कह सकता, वो गैर मुलाजिम है, लेकिन दिल में ये सोचता है कि यार ये वकील है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये बोलता कैसे है, इसका अंदाज़े गुफ्तगू कैसे है। तो ये चीजें होती हैं जो आपको पे करती हैं। वो जो अमला है वो भी आपके सफीर होते हैं, वो भी आपके आगे मुख्तलिफ लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये जो जजेस होते हैं, ये जब टी ब्रेक में आपस में बैठते हैं तो ये वकीलों को डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी शोहरत, ख्वाह अच्छी शोहरत है या बैड शोहरत जो भी है, वो ट्रेवल करती है, और ये इतनी जल्दी ट्रेवल करती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कचहरी के अंदर एक आईना लगा हुआ है और हर आदमी उसके सामने से गुजर के जाता है और तमाम लोग उसको वॉच करते हैं। तो इसलिए इन चीजों को सामने रखते हुए आपने आगे बढ़ना है। अपने वकालत, चूंकि आपकी इनिशियल स्टेज है, और एक बात याद रखें कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप, एक तो यह है कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। वो आपके पास आना ही आना है, वो अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको हलाल तरीके से हासिल करते हैं या हराम तरीके से हासिल करते हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजहू का वो बड़ा मशहूर कौल सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। वो 2 दिरहम वाली जो तेरा वो बेच गया था मुलाजिम, ज़ाहिर सफर में थे और उन्होंने इरादा किया था कि ये मेरे साथ इसने मुशक्कत की है, मेरी मदद की है सफर में, तो मैं जब सफर खत्म होगा तो इसको 2 दिरहम दूंगा। ठीक है, तो वो उससे सफर नहीं हो सका ना,
तो उसने वो काठी, वो जो भी है, हाँ जी, वो जब नमाज पढ़ने गए तो वो जाकर उसने साथ दुकानदार को देकर 2 दिरहम लेकर वो गायब हो गया। वापस आए, वो नहीं थे। उसके बाद गए दुकानदार के पास, तो वो दुकानदार से उन्होंने 2 दिरहम, उसने कहा अभी अभी एक बंदा बेच के गया है, तो आप अमीर अल मोमिनीन हैं, आपसे तो मैं मुनाफा नहीं लेता, तो 2 दिरहम मैंने वो लिया, तो आप 2 दिरहम ही दे दें। तो 2 दिरहम में मैंने लिया, कहा कि देखो मैंने दिल में इरादा किया था कि मैंने इसको 2 दिरहम देने हैं, जब सफर खत्म होगा तो इसने मेरी मदद की है, सफर में मेरी जो है हेल्प की है, मेरा साथी रहा है, लेकिन उसने जल्दबाजी की है और उसके लिए वो हराम हो गए ना, चोरी की है ना उसने। तो अगर थोड़ा सब्र कर लेता तो ये मुआवजा उसको मिला, तो ये उसके लिए जायज था, ये हलाल था। तो उसकी किस्मत में ये थे 2 दिरहम, लेकिन उसने हराम तरीके से हासिल कर लिए। तो ये याद रखें कि ये वो प्रोफेशन है जिसमें मैं आपको आज पेशन गोई करता हूं कि करोड़ों रुपए आपके लिए अल्लाह ताला ने रखे हुए इस प्रोफेशन में, करोड़ों रुपए जो आपने हासिल करने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में हासिल कर लें या मजीद पीरियड में जाकर हासिल कर लें। वो आपकी किस्मत में लिखे हुए, वो आपको मिलने ही मिलने। और ये याद रखें कि जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, जो रिस्क आपकी किस्मत में नहीं है, आप दुनिया जहान के जतन करें, आप जितनी 2 नंबरियां करें, पूरी कचहरी में टाउट फैला दें कि कोई बंदा बच के ना जाए, परसेंटेज मुकर्रर करें, 50% पे केस दें भाई, आधी फीस आपकी, वो रिस्क नहीं मिलेगा। तो इस तरह इन चीजों को सामने रखते हुए ये अगर थोड़ा सब्र करें, मेहनत करें, तो अल्लाह ताला ये सब कुछ दे देता है। और फिर फी लेना ये आपका हक है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लें, लेकिन उन लोगों से जो दे सकते हैं। आप लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज के केसेस करते हैं, उनको फायदा होता है, आप उनसे टका के फीस लें, अच्छी से अच्छी जितनी ले सकते हैं फीस लें। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग डिजर्विंग हैं उनकी मदद करें। छोटे छोटे केसेस हैं, मसलन सक्सेशन सर्टिफिकेट है, हर शख्स ने मरना है, और जो भी उसके एसेट्स हैं, कोई बैंक बैलेंस है, कोई पैसा है, कोई पेंशन है, कोई बेनेवोलेंट फंड है, कोई जीपी फंड है, जो भी है, वो मरहूम छोड़ के फोत हो गए, आगे उसकी बेवा है, उसके बेटे हैं, यतीम बच्चे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, वो वाहिद कफील था जो फोत हो गया। अब उसने अगर कोई थोड़ी सी अमाउंट अगर बैंक में रखी है, तो अब उस बेवा ने वो बच्चे पढ़ाने भी है, उनकी कफालत भी करनी है, और सारा गुजर बसर उस पर करना है, वो पैसा जो मरहूम छोड़ के गया। उस बेवा की अगर मदद करें, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट एक फॉर्मेलिटी है कि कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट है, बैंक में देंगे तो बैंक वाले उसको पैसा देंगे कि लीगल एयर कौन है, किसको पैसा दें। एक बाप अपनी बेटी को लेकर आता है खुला के लिए, वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उस पर अच्छा खासा पैसा लगाया, उसको पढ़ाया, उसकी शादी की, उसको जहेज दिया, लेकिन वहां अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी, और वहां तंग है, परेशान है, वो आबाद भी नहीं करना चाहता, वो वालिदैन के घर बैठी हुई है। अब वालिद आता है, वो मजबूर है कि बेटी को साथ लाता है कि इसके खुला का केस करना है, उसमें भी ये यहां कोई फायदा नहीं हो रहा। उस वालिद ने तो पैसे देने हैं, जो भी आप फी तय करेंगे, वो मजबूर है, जो कि उसने बेटी को पहले भी खर्चा किया, उसके बाद खुला लेकर फिर उसका कोई बंदोबस्त करेगा शादी के लिए, फिर और खर्चा करेगा,
वो तो मकान भी बेचेगा, वो अपनी जायदाद भी बेचेगा, वो सब कुछ करेगा। तो यहां भी एक तलाक लेने के लिए भी मैं हिस्सादार बन जाऊं कि ये सेपरेशन करवाने में, बर्बादी करवाने में भी मेरे इतने पैसे देंगे तो मैं तलाक करवाऊंगा। मेंटेनेंस का केस है, डावर का केस है, डावरी आर्टिकल्स, ये इस किस्म के केसेस होते हैं। और एक ऐसा आदमी जिसकी जमीन किसी ने कब्जा किया हुआ है, कोई जाबर आदमी है, जालिम, जिस तरह आजकल सोसाइटियां जो है वो कब्जे कर रही हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो लोगों की जमीनों पे कब्जे करके आगे वो प्लॉटिंग करके बेच देते हैं। एक आदमी जिसके वसाइल नहीं है, जो केस नहीं कर सकता, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो जमीन ही है जिसपे वो गुजर बसर करता है, तो उसकी अगर आप मदद कर दें और किसी उस जालिम से उसका हक लेकर उसको देंगे, तो वो जो आपको दवाएं देगा वो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो जो अंदर से उसकी दवाएं निकलती हैं उस वकील के लिए कि जिसने उसको हक लेकर दिया। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये वो वाहिद प्रोफेशन है जिसमें आप इज्जत भी कमाते हैं, स्टेटस भी एंजॉय करते हैं, दौलत भी है कि जिसका आप हिसाब नहीं कर सकते। मैंने आज तक जितना पैसा कमाया ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस प्रोफेशन में मैं इतना पैसा कमा लूंगा। मैंने इतना सोचा भी नहीं था, मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। लेकिन इतना अल्लाह ताला नवाजता है कि जिसका शुमार नहीं कर सकते। मैं हर रोज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह ताला तो कैसे कैसे बंदे भेज देता है, उनके दिलों में डालता है। ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस है, ओ मंडी बहाउद्दीन से, बलूचिस्तान से, KPK से, जो मेरे ना जानने वाले, ना मेरे रिश्तेदार, ना तल्लक वाले, किसी ने बताया फलां वकील के पास है, वो वहां से पैसे लेकर आ रहा है और आपको देकर चला जाता है, आपके वहम गुमान में भी नहीं होता। तो ये चीजें हैं कि जब आप उसका शुक्र अदा करेंगे तो वो और नवाजेगा। तो ये ऐसा पेशा है कि जिसमें आप दुनिया भी कमा सकते हैं और अपनी उखरवी जिंदगी भी आप सुधार सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये वो वाहिद पेशा है जहां आप हर रोज जन्नत खरीद सकते हैं। इतना नेकी का ये पेशा है। तो इस तरह ये आपने ये जो पेशा चूज किया है ये बेस्ट प्रोफेशन है और मैं नहीं समझता कि इस प्रोफेशन का कोई और मैच हो सकता है। ये नंबर 1 प्रोफेशन है और ये आपने बेस्ट चूज किया है और आपका फ्यूचर भी इसमें बहुत ब्राइट है अगर आप नेक नीति से, मेहनत से काम करें। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रायल है सिविल केसेस के हवाले से, ट्रायल ऑफ सिविल केसेस। इसमें मेनली जो सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं वो CPC है, कानूनी शहादत ऑर्डर है। जो ट्रायल होता है इसमें एविडेंस एक्ट है, लेकिन अब जो कानूनी शहादत ऑर्डर 1884 आया है उसी को सामने रखते हुए उसके मुताबिक ट्रायल किया जाता है। और CPC बेसिक सब्जेक्ट है कि जो आप प्रोसीजर सारा बताता है। कोई और सब्जेक्ट लॉ में ऐसा नहीं है जो प्रोसीजर बताता हो। प्रोसीजर सिर्फ CPC बताती है कि पहले दिन से लेकर लास्ट तक अमल दरामद तक, यानी पहले दिन दावा जो दायर करते हैं तो वो कैसे दायर करते हैं ये CPC बताती है, किस कानून के तहत दायर करते हैं। आगे फिर जो नोटिस होते हैं किस कानून के तहत होते हैं, पार्टी की अपीयरेंस होती है किस कानून के तहत होती है, जवाब दावा दाखिल करते हैं किस कानून के, इश्यूज फ्रेम होते हैं कि किस कानून के तहत, एविडेंस होती है किस कानून के तहत, डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराए जाते हैं किस कानून के तहत, डी एग्जिबिट कराए जाते हैं किस कानून के, आर्गूमेंट्स करते हैं किस कानून के तहत, कोर्ट फैसला सुनाती है किस कानून के तहत, आगे अपील, रिव्यू, रिवीजन ये होती है किस कानून के तहत, और उसके बाद फिर उस डिग्री पे अमल दरामद कैसे किया जाता है किस कानून के तहत, ये सारा CPC बताती है और इसके अंदर सारा कानून मौजूद है। अब ये जो एविडेंस है, इस एविडेंस को ये एविडेंस है बेसिकली चंद चीजें में हाईलाइट, चूंकि आपने
लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। सिर्फ ये है कि वहां चूंकि पढ़ते हैं आप सेक्शन वाइज, और फिर कुछ लोग रटा लगा के पास होते हैं, या वो एक असाइनमेंट मिलती है उसके मुताबिक करके तो पास होने के लिए करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप आते हैं और आपने चूंकि अप्रेंटिसशिप की है और कुछ टाइम लगाया है कोर्ट्स के अंदर, आपने देखा है किस तरीके से एविडेंस होती है, किस तरीके से आर्गूमेंट्स होते हैं, किस तरह दावा दायर किया जाता है, जवाब दावा आता है, समन्स जाते हैं, नोटिस वगैरह होते हैं, एक्स पार्टी होती है, नहीं होती, सब्सिट्यूटेड सर्विस होती है, अखबार, इश्तिहार, दूसरे तीसरे, ये जो है ये सारी चीजें ये आपने कोर्स में देखी हैं। तो ये इसी प्रोविजन, ये जो सीपीसी के अंदर प्रोविजंस दी हैं उसी में होती है। अब चूंकि वो सारा लोग जो है वो उस वक्त तो पढ़ते हैं पास होने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में चंद मेन चीजें जो होती हैं वो हम हाईलाइट करेंगे जो आपको याद रहेंगी। एक, जब आप एविडेंस करवाते हैं, एक मैं आपको सीपीसी के हवाले से पहले स्टार्ट कर देता हूं, उसके बाद फिर एविडेंस पे आते हैं। ये जो सूट आप फाइल करें, एक तो ये है कि सेक्शन 15 है उसकी, कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कि आप दावा कहां दायर करेंगे। हाई कोर्ट में दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर करेंगे, सिविल जज के पास दायर करेंगे, कहां दायर करेंगे। तो लॉ ये है सेक्शन 15 ये कहती है कि लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे, जो सबसे निचले दर्जे की अदालत होगी। उसके बाद ऊपर आप जाएंगे अपीलों वगैरह में, जो फैसले खिलाफ होंगे या हक में होंगे, जो भी पार्टी एग्रीड पार्टी है तो वो जाएगी ऊपर। इस तरह ये अदालतें जो बनाई गई हैं स्टेप वाइज, पहले जो है वो सिविल जज है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जज है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल वो है, उसमें आर्टिकल 185 के हवाले से ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 185 है वो उसकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, और जो आर्टिकल 184 है वो उसकी डायरेक्ट यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसकी, कि ये जो पिटीशन फाइल करते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह वो दो किस्म की उसकी ज्यूरिसडिक्शन ये अलग अलग, एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये हम नीचे से जो लेकर आप जाते हैं केस, वो अंडर आर्टिकल 185 उसमें वो अपील वगैरह फाइल, सीपी फाइल कर, सीपीएलए सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, या डायरेक्ट अपील जो फाइल करते हैं, अगर ऑर्डर जो है वो नीचे मॉडिफाई हुआ या रिवर्स हुआ हाई कोर्ट ने, तो फिर आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। और उसमें भी यही इसी आर्टिकल के तहत सिर्फ लिमिटेशन का फर्क है कि 30 डेज और 60 डेज का। तो इसमें ये लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे जो भी आपकी ग्रीवेंसेस होंगी। अब लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट जो है सिविल साइड पे, तो वो आपकी सिविल कोर्ट है, सिविल जज है, जो अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं तो सीनियर सिविल जज है। आप किसी सब डिविजनल जो कोर्ट्स हैं तहसील वगैरह में, ये तौलका वगैरह ये जो है इसमें सिंध वगैरह में, तो वहां सिविल जज होता है, तो वो उसके पास आप फाइल करेंगे। तो ये फाइलिंग का जो प्रोसीजर है ये ऑर्डर 4 के अंदर दिया हुआ है। ये जो आप वो जाते हैं बॉक्स में डालते हैं, ये आपने देखा होगा यहां भी एक लकड़ी का बॉक्स होता है, वो दायरी बॉक्स होता है, वहां आप जो है ना वो फाइल करते हैं जो भी आपके केस होता है। और इसी तरीके से अपीलेट कोर्ट में भी आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी, तो वहां वो उस बॉक्स में डालते हैं फाइल। और हाई कोर्ट में भी जाएं, अगर आप पिंडी हाई कोर्ट में गए हों तो वो जो बड़ी अदालत है सीनियर कोर्ट जो है, उसके सामने जो सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं, सीढ़ियां चढ़े तो आगे वो एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा होता है, तो वो जितने वकला जाते हैं तो वो हाँ उसके अंदर वो डाल देते हैं अपनी फाइल। उसके बाद उसके एक टाइमिंग्स होते हैं, वो टाइमिंग्स उन्होंने अपने तौर पे वो फिक्स किए होते हैं। पहली दायरी फर्ज करें 11 बजे है, दूसरी जो है 2 बजे है, किसी ने 1 बजे रखे है, ये कोई कानून में नहीं लिखा, वो अपने तौर पे लोकल अरेंजमेंट होती है। लेकिन ये बॉक्स में डालना, ये उसके बाद उसकी वो कोर्ट जो है वो उस बॉक्स खोल के उसके बाद फिर वो जाता है उस कोर्ट के पास,
अगर अपील है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास, अगर नीचे वो सीनियर सिविल जज है तो उसके पास वो एहलकार जो है वो उसके पास चाबी होती है रीडर के पास, वो खोल के वो सारी फाइलें उसके पास रखता है, वो मार्किंग करता है मुख्तलिफ सिविल जजेस के पास और कुछ अपने पास रख लेता है। आसान आसान केस अपने पास लगता है, ये जानिशानी, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट, गार्डियन सर्टिफिकेट, ये अपने पास रख लेता है और बाकी जो मुश्किल केसेस होते हैं वो दूसरे सिविल जजेस के पास वो मार्क कर देता है। ये तो उसको सहूलत है ना, मार्किंग खुद करते हैं, तो अपने पास जो है वो छोटे छोटे केस रख दें जो रीडर नहीं करने हैं। एविडेंस रीडर ने लिखनी है, भाई ठीक है, जानिशानी सर्टिफिकेट उसमें क्या है, अवाम उन्नास है, दूसरी तरफ से इश्तिहार अखबार आ गया, अवाम उन्नास के खिलाफ एक्स पार्टी, ये मरहूम है, इसके ये औलाद है, ठीक है, इसके नाम पे सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। उसमें खाली साइन ही करने होते हैं कोर्ट ने अंदर चैम्बर में ही बैठ के। तो अब ये मार्किंग और फिर वो उस पे रजिस्टर जो होता है उसने रखा होता है रीडर ने, उसके ऊपर नया जो केस आता है फ्रेश उसमें मार्किंग करता है। फर्ज करें उससे पहले जो है वो केसेस के 450 नंबर है तो आपका केस में 451 लिखेगा, 451 ऑफ 2023, तो ये आपका मुकदमा नंबर हो गया, केस नंबर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो मुकदमा नंबर जो आज आपने दायर किया है तो आपका 551 ऑफ 2023 ये जो लिखा है आपका केस का फैसला हो गया। और फैसले के बाद भी 10 साल के बाद आपको किसी नकल की जरूरत पड़ती है, आपको अगर ये मुकदमा नंबर याद है तो आपको नकल मिल जाएगी, वो मिसल तलाश करके, वो जो दाखिल दफ्तर हो गई है वहां से वो तलाश करके तो आपको नकल मिल जाएगी। तो ये मुकदमा नंबर जो लगता है, रजिस्टर एंट्री होती है, मार्किंग होती है, ये सारा ये कहां लिखा हुआ है, ये सीपीसी में लिखा हुआ है ऑर्डर 4 में, ठीक है। इसके तहत जो है ये दायरी होती है, पहली दायरी। उसके बाद फिर आगे नोटिस ऑर्डर 5 आपने पढ़ा है कि समन वगैरह जाते हैं और उस पर उसमें जो है डायरेक्ट जो समन्स वगैरह किए जाते हैं और उसके बाद सब्सिट्यूटेड सर्विस और फिर सर्विस नहीं हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह, और जब हाजिर होते हैं तो उसके बाद फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 आपने पढ़ा है, प्लेंट आपने पहले फाइल कर दी है ऑर्डर 7 और उसके बाद पार्टी हाजिर होगी तो उसमें ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। जब प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसमें आउट ऑफ द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज इश्यूज फ्रेम होते हैं, इश्यूज ऑर्डर 14 के तहत जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। और इश्यूज मेनली 2 किस्म के होते हैं, एक इश्यूज ऑन फैक्ट्स और इश्यूज ऑन लॉ। इश्यूज ऑन फैक्ट्स क्या है कि मसलन आपने रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल किया कि ये इस बंदे ने 50 लाख रुपए मेरे देने थे और नहीं दे रहा, आपने उसकी रिकवरी का सूट फाइल किया, तो आपने सूट फाइल किया, सूट फॉर रिकवरी ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹5 मिलियन। तो अब कोर्ट जो है वो इस पे इश्यू फ्रेम करेगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 14 सीपीसी whether the plaintiff is entitled to get an amount of ₹5 million from the defendant, OPP, onus of proof on plaintiff। ये plaintiff ने साबित करना है, डिफेंडेंट कहता है जी कि नहीं मैंने कोई पैसे नहीं देने, वो साफ इनकार कर देता है, तो ये ऑनस जो है वो प्लेंटिफ पे है। लॉ ऑफ इक्विटी, ही हु अलेज मस्ट प्रूव, ठीक है ना, तो साबित उसने करना है, तो ऑनस भी उस पे होगा, उसने एविडेंस देनी है कि ये कैसे मैंने इसको पैसे दिए थे और किस मद में इसने पैसे मुझे देने। अब डिफेंडेंट ने अगर रिटर्न स्टेटमेंट में ये ऑब्जेक्शन लिया, सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज बार्ड बाय टाइम, लिमिटेशन का इशू है, लीगल इशू है। अब ये इसका ऑब्जेक्शन है तो इस पे इशू फ्रेम होगा whether the suit of the plaintiff is barred by time, OPD, onus of proof on defendant। तो ये डिफेंडेंट ने साबित करना है कि ये नेचर ऑफ सूट ये है, इसकी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फला ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये इतनी लिमिटेशन है और कब से स्टार्ट होगी ये इस डेट से इसके अंदर लिखा हुआ है, और जो प्लेंट है इसको सामने रखते हुए यहाँ ये टाइम बार्ड है, यहां से ये लिमिटेशन स्टार्ट होती है और ये इतना अरसा जो है हो गया इसको, जबकि इसकी लिमिटेशन जो है इसके, फर्ज करें आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया, अब एग्रीमेंट टू सेल है, 2 पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी जो है सेलर है, वो प्लॉट है या मकान है या दुकान जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करना चाहती है और उसने एग्रीमेंट किया है दूसरी पार्टी के साथ और उसने बयाना दे दिया और दोनों पार्टीज ने टाइम ले लिया कि ठीक है जी ये 6 महीने के अंदर ट्रांसफर करवाएंगे, ये पैसों का बंदोबस्त करेगा और ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा। अब उसके अंदर टाइम लिखा हुआ है तो वहां से लिमिटेशन स्टार्ट होगी।
अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट उसके अंदर दी हुई है कि 3 इयर्स लिमिटेशन है उसकी, और अब वो 3 इयर्स लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो आर्टिकल 113 में लिखा है कब से स्टार्ट होंगे। अगर तो उसके अंदर मेंशन है तो फिर वहां से लिमिटेशन स्टार्ट होगी, और अगर मेंशन नहीं है तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल होगी। तो इस तरह ये आप ये दावा जब लिखते हैं और उसके बाद डिफेंडेंट साइड से जब आते हैं, आपने वो ऑब्जेक्शन लेने हैं कि जो कल आप साबित भी कर सके। ये जो आप कंप्यूटर वाले को दे देते हैं कि यार इसका जवाब दावा तैयार करके दे दो, अब कंप्यूटर वाले ने वो पहले किसी का जवाब दावा लिखा तो वो 10 किस्म के प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिए, तो ये 10 प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो है वो आपके जवाब दावे में भी वो ले लिए गए। अब ये कल इश्यूज फ्रेम होंगे तो वो ये 10 के 10 जो हैं जो आपके प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है, इन ऑब्जेक्शंस पे बाकायदा वो इशू फ्रेम होगा और इसका ओनर्स आप पे होगा, डिफेंडेंट पे होगा, ओपीडी होगा, और कल जब फाइनल जजमेंट एंड डिग्री जो है वो पास करेंगे कोर्ट, और जब वो राइट रिटर्न में वो देगी इशू वाइज फाइंडिंग जब देगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20 रूल 5 सीपीसी, क्योंकि ऑर्डर 20 रूल 5 सीपीसी है कि इशू वाइज फाइंडिंग दे, हर इशू को कोर्ट डिस्कस करे और उस पर फाइंडिंग दे। अब आपने तो वो रूटीन में कि स्टेनो ने वो 10 इश्यूज प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले लिए, उस पे 10 इशू फ्रेम हो गए, आपने एक भी साबित नहीं किया, उस पर कोई एविडेंस नहीं है। तो अब वो फाइंडिंग क्या आएगी, इशू नंबर सो एंड सो, नो एविडेंस हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, नाइदर द डिफेंडेंट हैज प्रेस्ड एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट्स, तो फिर क्या होगा, दिस इश्यू इज डिसाइडेड इन नेगेटिव। ठीक है कि आपने साबित नहीं किया, अब 10 के 10 इश्यूज आपके खिलाफ हो गए। इसलिए आपने ये जो ऑब्जेक्शन लेने हैं, इन ऑब्जेक्शन को सामने रखना है कि कल ये मैंने एविडेंस के जरिए प्रूव करना है, कल मैंने इस पे ये लॉ है वो पेश करना है और ये दावा खारिज करवाना है। तो वो आप 2 ऑब्जेक्शन लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, जो भी आपके जहन में, वो आप ये जहन में रखें कि ये केस मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी मैं ही वकील हूंगा। ये अगर आपके जहन में हो कि ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस मैंने ही करना है, और आपके सामने जब वो इशू होगा और आपके सामने वो लॉ होगा और उस इशू को सामने रखते हो आप एविडेंस करवाएंगे, और जो दूसरी तरफ से एविडेंस आएगी उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तो यकीनन वो इशू जो है आपकी फेवर में डिसाइड होगा। तो इस तरह आगे जो मुख्तलिफ जो है ना वो ये चीजें जो है वो आती रहेंगी। लेकिन इसमें ऑर्डर ये जो है 3 में ये जो वकील के हवाले से ये वकील अपॉइंट करते हैं, ये वकालतनामा देते हैं, वकील एंगेज करती है पार्टी, ये किस कानून के तहत करती है, तो ये भी ऑर्डर 3 के अंदर वो मेंशन है कि ये जो तहरीरी वकालतनामा दाखिल करते हैं ये ऑर्डर 3 रूल 4 के तहत करते हैं। ठीक है, आप जो वकील बाकायदा एंगेज किया जाता है, वकालतनामा दिया जाता है और उसके बिहाफ पे आप वकालत करते हैं, तो ये आपका ऑर्डर 3 रूल 4 के तहत आप वकील अपॉइंट होते हैं। और उसके अलावा इसका अगला जो है रूल 5 है, और उसके अलावा ऑर्डर 7 का रूल 23 है। जब आप वकील अपॉइंट हो गए तो फिर वकील के ऊपर भी सर्विस अगर कराई जाती है तो वो सफिशिएंट सर्विस समझी जाती है, कि वो यही समझा जाता है जिस तरह पार्टी ने सर्विस कर ली है। बाज दफा पार्टी मौजूद नहीं होती या उसको समन नहीं किया जाता, ये नोटिस नहीं किया जाता, वकील को नोटिस पैरवी किया जाता है, वकील पेश हो जाता है, पार्टी को पता ही नहीं है, पार्टी को समन नहीं किए, पार्टी के इल्म में नहीं है, और वकील पेश हो जाता है, तो वकील की सर्विस सफिशिएंट सर्विस समझी जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 3 रूल 5 एंड ऑर्डर 7 रूल 23। और उसमें ऑर्डर 6 रूल 14 और 15 में प्लीडिंग्स टू बी साइंड और वेरीफाइड, और अगर वो नहीं हुई है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वेरीफाई नहीं किए हैं ऑन ओथ और साइन नहीं है, तो फेलियर, उसके बाद क्या हुआ, स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग, दैट प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट मस्ट बी स्ट्राइक आउट फ्रॉम द जुडिशियल फाइल। ठीक है, और इसी तरीके से ये
कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्लेंट के साथ लगाने होते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, और एक फर्क पता है ये फर्क पता क्या है? एड्रेस। अगर आप प्लेंटिफ हैं तो आपने प्लेंट के साथ, प्लेंटिफ्स का एक है या एक से ज्यादा जितने भी प्लेंटिफ्स हैं उनके सारे पर्टिकुलर्स, उनके एड्रेसेस, और उसके अलावा एक और ऐसे शख्स का भी लिखना है कि जो वेल कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस है, उस शख्स के भी बायोडाटा, उसके पर्टिकुलर्स भी मेंशन कर रहे हैं कि अगर उनसे मालूमात ना या उनकी सर्विस ना हो सके या इन केस उनकी डेथ हो जाए, एक ही प्लेंटिफ है उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उस शख्स को तलब किया जा सके और उसके जरिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सके। तो इस तरह ये वो जो चूंकि उर्दू में ही वो होता है, साथ वो आप परफार्मा लगाते हैं तो उसके ऊपर हेडिंग ही उसका होता है फर्द पता, ठीक है। तो वो एड्रेस ही होता है, पता ही होता है जो आपने प्लेंटिफ का वो देना होता है। तो ये आप ऑर्डर 7 रूल 19 के तहत जो है ये फर्द पता जो है वो दाखिल करने हैं, और अगर ये फर्द पता या ये एड्रेस आपने दाखिल नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑर्डर 7 रूल 21 में दिया गया है कि वो दावा ही खारिज होगा। छोटी सी बात है, आपने एड्रेसेस नहीं लिखे, दावा खारिज। इसी एक पॉइंट पे दावा खारिज। तो ये जो हम वकील बाज दफा बड़क मारते हैं कि ये दावा मैं पहली तारीख पे खारिज करा दूंगा, वो ठीक बड़क मारते हैं। वो इसलिए कि उसने सीपीसी पढ़ी ली है, उसने देख लिया है कि ये इसमें ये खामी है, ये पहली तारीख पे दावा फारिग, इसमें ये खामी, चूंकि उसने एक दफा देख लिया, उसने कहा वकालतनामा दो, फीस दो, पैसे दो, उसके बाद ये मेरा काम है, ये पहली तारीख पे दावा फारिग होगा। इसलिए कि उसने पढ़ा है कि ये दावा खारिज कराया जा सकता है सेक्शन 10 के तहत, ये दावा खारिज कराया जा सकता है सेक्शन 11 के तहत, ये दावा खारिज कराया जा सकता है 12(1) के तहत, ये खारिज कराया जा सकता है 23(1) के तहत, ये खारिज कराया जा सकता है ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत, ये खारिज कराया जा सकता है ऑर्डर 2 के रूल 3 के तहत, ये खारिज कराया जा सकता है ऑर्डर 2 के रूल 2 के तहत, ये देखिए ये खारिज करा जाता है ऑर्डर 17 के रूल 2 के तहत और 3 के तहत, ये खारिज करवाया जा सकता है ऑर्डर 18 के तहत, और इसमें ऑर्डर 6 के रूल 12 के तहत। ये मुख्तलिफ इसके अंदर इतनी प्रोविजंस मौजूद हैं, 101 प्रोविजन मौजूद है दावा खारिज करने के लिए। तो लॉ इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें ऑर्डर 15 रूल 1 उसमें ये बहुत सी प्रोविजन है। When the parties to the suit never remained at issue and any point of law or facts, the court is duty bound to dispose of the suit on first date of hearing. ये उसके अंदर पहली तारीख पे, आगे तारीख नहीं दे सकती अदालत, पहली तारीख पे दावा खारिज करने की वो पाबंद है। तो इसलिए उस वकील जिसने ये सीपीसी पढ़ी हुई है, जिसको ये सारी प्रोविजन पता है कि ये फर्द पता नहीं जमा कराया दावा खारिज, तलबाना नहीं जमा कराया दावा खारिज, पेश नहीं हुआ दावा खारिज, ये बहुत सी चीजें हैं जिसमें पहले कोई दावा किया है, फैक्ट्स कंसील किए हैं, दावा खारिज, तो इस या बार्ड बाय यानी लॉ है। तो इस तरह ये सारी चीजों को सामने रखते हुए फीस लें, वकालतनामा दाखिल करें, पहली तारीख पे दावा खारिज, फीस आजम, केस खत्म, कोई पेशियां नहीं आगे, कोई लंबी चौड़ी। लेकिन दूसरी तरफ सीपीसी, ये दोनों तरफ सीपीसी आपको बताती है अगर आप केस को लंबा करना चाहें तो तब भी सीपीसी आपकी मदद करती है कि दादा दावा करे और पोता फैसला सुने। 50 साल के बाद ये भी आप कह सकते हैं, बाज लोगों ने लंबा करना होता है, आपको एंगेज करते हैं, वो कहते हैं कि ना वकील साहब इस केस को लंबा करना है, जितना आप इसको खींच सकते हैं, जितनी तारीखें ले सकते हैं, फिर वो तारीखें आप लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ये जो तारीख पे तारीख है, क्योंकि ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, ये उर्दू में ये कहते हैं ज़ाब्ता दीवानी है।
तो ये बंदे को दीवाना बना देता है। ये दीवानी है। आप जितनी तारीखें चाहे ले सकते हैं, कहेंगे ठीक है, ये हो सकता है लंबा, इंशाल्लाह आपका पोता फैसला सुनेगा। अब इसी के अंदर लिखा हुआ है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। आप ऑर्डर 17 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है। आप सेक्शन 148 पढ़े, उसमें ये सारी ये तारीख पे दे। अगर कोई कोड टाइम फिक्स करे या इस कोड ने कहीं के टाइम दिया हुआ है, जिस तरह कोड ने रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम दिया हुआ है ऑर्डर 8 के रूल 1 में कि 30 डेज यू हैव टू फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, या फिर 2 मौके या 30 दिन। और आगे रूल 10 में उसके पीनल क्लॉज है कि अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज नहीं जमा कराते तो क्या है, आपका डिफेंस क्लोज होगा, आपका डिफेंस स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, जवाब दावे का हक खत्म कर दिया, हक के दिफा खत्म कर दिया जाएगा। अब एक तरफ ये शॉर्ट है ना, क्योंकि आपने ये पढ़ा है शॉर्ट है तो इस पे जोर देंगे जनाब। अब दूसरी तरफ वो लंबा करना, उनको अगर लंबा करने वाला वो नहीं पढ़ा सीपीसी के अंदर, जहां ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस कोड ने, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने कोई टाइम फिक्स किया हुआ है इसके अंदर, या कोर्ट ने किया हुआ, अदालत ने कोई टाइम दिया हुआ है, इवन देन उसको एनलार्ज किया जा सकता है। और उसमें लफ्ज है फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, कोई फिक्स नहीं है तारीख। आज शहादत के लिए फिक्स था, शहादत नहीं है, और गुज़श्ता 2 साल से शहादत नहीं आ रही, तारीख ले रहे हैं। आज वकील साहब बीमार हैं, आज वकील साहब हाईकोर्ट गए हुए हैं, आज वकील साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आज उनकी नानी फोत हो गई है, आज उनकी आंखों का ऑपरेशन है, तारीखें ले रहे हैं। और उसके बाद कोर्ट तारीखें दे रही है और चलें ठीक है, आखिरी मौका नेक्स्ट, फिर शहादत नहीं है, आखिरी हतमी मौका, फिर शहादत नहीं है, आखिरी कतई हतमी मौका, फिर शहादत नहीं है, 17/3 का नोटिस, और वो भी 3-3, 4-4 तारीखों से नोटिस चल रहे हैं 17/3 के, और फिर वो शहादत नहीं है तो मजीद 2,000 रुपए कॉस्ट, 5,000 रुपए कॉस्ट, फिर मौका दे दिया गया। अब ये अदालत जो मौके देती है और 5 साल से शहादत आप नहीं करवा रहे, किस ये लिखा हुआ है ना, आप इस कानून का सहारा ले रहे हैं, तो इसलिए ये है कि ये मोम है, जितना मर्जी आप खींच के लेकर जा सकते हैं इसको। ये दोनों तरफ है, इस केस को शॉर्ट भी कर सकते हैं और केस को लंबा करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये दोनों तरफ जो है वो लॉ इसी एक बुक के अंदर मौजूद है। शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर उसके रूल 21 के तहत, ठीक है, ऑर्डर 7 के, और इसी तरीके से डिफेंडेंट साइड से ये है कि अगर रूल 11 के तहत वो फर्क पता आपने जमा कराना है, डिफेंडेंट का एड्रेस देना है, और अगर नहीं देते तो उसके आगे भी यही लिखा हुआ है रूल 12 में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के, फिर वो आपका जवाब दावा ही स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। और उसकी जो जजमेंट्स हैं, इसकी तशरीह में जो जजमेंट्स आई हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के हवाले से, कि दैट प्लेंट, अगर वो प्लेंटिफ की गलती है या अगर डिफेंडेंट की गलती है, तो दैट रिटन स्टेटमेंट मस्ट बी थ्रोन आउट फ्रॉम द जुडिशियल फाइल, उठा के बाहर फेंक दें। ये ऐसे समझा जाएगा जिस तरह आपने दावा दायर ही नहीं किया, और अगर आप डिफेंडेंट हैं तो ये समझा जाएगा जिस तरह आपने जवाब दावा दाखिल नहीं किया पहले दिन ही। तो ये है यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और ये उसके अंदर लिखा हुआ है। इस तरह ये जो आप एक तो इसमें शॉर्ट करने का एक और तरीका भी है कि ऑर्डर 10 है, आपका ऑर्डर 10 ऑर्डर बड़ा शॉर्ट सा ऑर्डर है, उसमें पहली तारीख में जब दोनों पार्टीज मौजूद होती हैं, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, डिफेंडेंट साइड से वो हाजिर हो गए, अभी उन्होंने वकील नहीं किया,
कोर्ट का काम है, ये कोर्ट के लिए रखा गया है कि कोर्ट दोनों पार्टीज की बेटर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और दोनों पार्टीज की बेटर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके सूट डिस्पोज ऑफ करे। क्योंकि पहली तारीख में जब दोनों पार्टीज हाजिर हो जाती हैं तो पार्टी सच बोलती हैं और सच निकल आता है। जब कोर्ट क्वेश्चन करती है तो दोनों तरफ से वो सच बता देते हैं। जो भी एक्चुअल कहानी होती है वो प्लेंटिफ भी बता देता है, डिफेंडेंट भी बता देता है, तो कोर्ट वो दोनों की स्टेटमेंट लिख के उसके मुताबिक फैसला कर देती है। लेकिन जब वकील एंगेज कर लेते हैं तो फिर केस नहीं खत्म होता, फिर तो उसके बच्चे भी निकलते हैं, फीसें आती हैं। इसलिए यहां ये ऑर्डर 10 उस वजह से रखा गया है कि बेटर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें दोनों पार्टीज की और साथ ही डिसाइड कर दें। कोई जरूरत नहीं है इस केस को लंबा चलाने की। रूल ऑर्डर 13 जो है ये सारा एविडेंस के हवाले से है कि उसमें रूल 1 में है कि आप सारी की सारी एविडेंस फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आप प्रोड्यूस करें, और रूल 2 में है कि वो एडिशनल एविडेंस क्या है कि अगर आप किसी वजह से कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकते तो आप उसके लिए फिर एप्लीकेशन देते हैं और कोर्ट को आप सफिशिएंट रीजन बताएंगे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि उसमें सारी की सारी वो आप पहले सफिशिएंट कॉज बताएंगे, और कोर्ट अगर ये बिलीव करे कि ये ठीक है, ये जो कुछ कह रही गुड कॉज है या सफिशिएंट रीजन है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगी और आपको अलाउ कर देगी वो एविडेंस वो डॉक्यूमेंट्स जो आप पहले पेश नहीं कर सकते। और आपने प्रूव करना है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पोजेशन और पावर में नहीं थे, ये किसी और के पोजेशन और पावर में थे, ये किसी डिपार्टमेंट के पास थे, मैं पेश नहीं कर सका अपनी एविडेंस में, इसलिए अब मैं पेश करना है सफिशिएंट रीजन। उसमें वर्डिंग यही है, स्टार्टिंग नो से होता है, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शैल बी प्रोड्यूस्ड एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज, आगे कॉमा, अनलेस good cause is shown to the satisfaction of the court and the court while receiving such document shall record the reason for so doing। तो ये sufficient cause है जो कोर्ट लिखेगी और उसके बाद फिर आपको अलाउ करेगी। इसी तरीके से आगे फिर रूल 3 है कि इनएडमिसिबल और इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं अगर वो एग्जिबिट हो गए हैं तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे उनको डी एग्जिबिट कर सकती है। आप कैसे बाज दफा आप अगर डिफेंडेंट साइड से और प्लेंटिफ की एविडेंस हो रही है तो एग्जामिनेशन इन चीफ प्लेंटिफ का हुआ और उनके काउंसिल ने उसके बयान में कुछ डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवा दिए। अब वो डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो आपके खिलाफ जाते हैं या लीगली वो एग्जिबिट नहीं हो सकते थे, बस एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट के हवाले से सीपीसी के अंदर ही लॉ मौजूद है कि ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट को जब तक आप पेश नहीं करेंगे तो वो एग्जिबिट नहीं होगा। जिसने जारी किया, जिसने तैयार किया वो डॉक्यूमेंट, जो सिग्नेटरी है उसका, तो वो जब तक पेश नहीं होगा। जिसने कोई रिपोर्ट तैयार की है, अब जिसने रिपोर्ट तैयार की है, अब लोकल कमीशन है, उसने स्पॉट इंस्पेक्शन की है, कमीशन रिपोर्ट एक वकील साहब ने दाखिल की है, अब वकील साहब कोर्ट में पेश नहीं हुए, उन्होंने बयान नहीं दिया, अब जिसके खिलाफ जाती है तो वो तो अनरिपोर्टेड है। तो लॉ यही है कि उसके खिलाफ नहीं पढ़ी जाएगी जब तक उसको शेक ना किया जाए, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया जाए। तो वो जो ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट है या रिपोर्ट, एक फोरेंसिक का एक डॉक्यूमेंट हुआ है साइन के हवाले से, एक बंदा कहता है ये मेरे साइन नहीं है, थंब इंप्रेशन मेरा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट जाली है। अब जो एडमिटेड साइन है या थंब इंप्रेशन है वो भेजा जाएगा उस डॉक्यूमेंट के साथ टैली करने के लिए लेबोरेटरी में। अब वो रिपोर्ट आती है कि जनाब ये वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है। अब जिसके खिलाफ जाती है वो रिपोर्ट, तो उसका हक है कि वो जिसने रिपोर्ट वो तैयार की है, वो जिसने सबमिट की है कि ये थंब इंप्रेशन या वो नेगेटिव है, ये मैच नहीं करता आपस में, तो उस पर क्रॉस एग्जामिन किया जाए। तो वो खुद आएगा, वो अपने बयान में रिकॉर्ड कराएगा। इस तरह ये जो डॉक्यूमेंट ये एडमिट हो गया, एग्जिबिट हो गया, ये इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट था। इसलिए आप रूल 3 के तहत कोर्ट को आप ये बताएंगे और कोर्ट के पास ये रूल 3 के तहत पावर देंगे, वो उसको डी एग्जिबिट कर दे। तो इसमें 2 लफ्ज ही इस्तेमाल हुए हैं कि डॉक्यूमेंट विच आर इररेलेवेंट आर इनएडमिसिबल।
तो ये इनएडमिसिबल ये है, और इररेलेवेंट जो उस केस के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई रेलिवेंस ही नहीं है, लेकिन वो अपने केस को स्ट्रेंथन करने के लिए किसी और केस के हवाले से या बाज दफा स्कैंडलाइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसकी फैमिली के हवाले से है और उसके कैरेक्टर को शेक करने के लिए वो उसके अंदर ला रहे हैं, तो वो उन्होंने एग्जिबिट करवा दिया। तो इस तरीके से ये आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और फिर आप उसको वो कोर्ट जो है रूल 3 के तहत वो उसको डी एग्जिबिट कर देगी, वो नहीं पढ़ा जाएगा। और आगे फिर रूल 4 में है कि ये प्रोसीजर दिया गया है कि ये डॉक्यूमेंट जो एग्जिबिट कराते हैं ये किस तरीके से करवाते हैं। ये यहां लिखा हुआ है कि ये अगर आप प्लेंटिफ साइड से अपीयर हो रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करेंगे, एग्जिबिट P1, और उसके अंदर ये लिखा हुआ, आप सिविल जज के पास भेज रहे हैं तो आप लिखेंगे CJ1 या 2 जो है क्लास 1 या क्लास 2, या सीनियर सिविल जज SCJ आगे लिखेंगे, नीचे डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जिबिट करवा रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट की वो स्टैंप लगेगी और वो इनिशियल करेगा जैसा। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये इस तरह करेंगे, ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट है जो आप एग्जिबिट कराएंगे। इस कानून रूल 4 के तहत ये सारा एग्जिबिट कराया जाता है, P1, P2, P3, P4 प्लेंटिफ साइड से ये जितने, और अगर डिफेंडेंट साइड से आएंगे तो एग्जिबिट D1, D2, D3, D4 इस तरह। तो ये इस रूल 4 के में ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये स्टैंप लगेगी, इन्हीं साइन करेंगे जो ऐसा आप एग्जिबिट लगाएंगे 1, 2, 3, कोर्ट का नाम लिखेंगे, सीनियर सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी जिस कोर्ट में है, बैंकिंग कोर्ट है, जो भी कोर्ट है उसके अंदर, और ये सारा प्रोसीजर जो है ये वहां लिखा हुआ है जो आप डालो सुर्ख कलम से आपको एग्जिबिट लगाएंगे। तो इस तरह ये रूल 13 में ये सारा प्रोसीजर जो है वो दिया हुआ है। ये जब रूल 9 में रिटर्न ऑफ एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट्स, अक्सर जब आपका केस खत्म हो गया, आगे कोई अपील वगैरह भी नहीं हुई, आपका क्लाइंट आपके पास जब आया तो डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल पेश करने, वो डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी एग्जिबिट नहीं होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होगा। अब किसी के मकान की रजिस्ट्री है तो वो असल रजिस्ट्री दे दी है और वो रजिस्ट्री एग्जिबिट हो गई है, अब केस खत्म हो गया, आगे अपील वगैरह भी नहीं हुई। वो क्लाइंट आपके पास आएगा, आपको कहेगा कि वकील साहब वो रजिस्ट्री मेरी जो थी वो मकान की, वो मैंने असल जो है वो पेश की थी, वो मुझे वापस लेकर दें। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर 13 रूल 9 के तहत आप एप्लीकेशन देंगे कि जनाब ये केस था, इस केस में ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ था, अब वो केस खत्म हो गया है और मैं फोटो कॉपी जो है वो पेश करने के लिए तैयार हूं, फाइल में लगा दूंगा, ओरिजिनल मुझे रिटर्न की जाए, वो कोर्ट ओरिजिनल रिटर्न कर देगी। तो ये इस कानून के तहत, यानी ये ऐसी चीजें हैं कि जो रोजमर्रा आपसे वास्ता पड़ता है, आपके पास क्लाइंट आता है तो आप परेशानी कि ये कैसे ये ओरिजिनल तो अदालत में चले गए हैं तो वापस कैसे होंगे। तो ये कानून है इसके अंदर। इसमें ऑर्डर 17 में ये है कि जो कोर्ट है वो, जो मैंने अर्ज किया था पहले कि टाइम ग्रांट कर सकती है, एडजर्नमेंट, तारीखें, ठीक है, तारीख पे तारीख। एक ये है कि, और इसके साथ सेक्शन 148 भी है, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, आपको मजीद टाइम चाहिए, जितना टाइम चाहिए आप ले सकते, 5 साल तक ले लें, 10 साल तक ले लें। और ये जो छुट्टियां, कल छुट्टी है, अचानक छुट्टी आ गई ना इकबाल डे की, कल कैसे लगे हुए हैं ना, और अब अचानक जो है वो कैबिनेट डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन किया, जो पहले छुट्टी नहीं होती थी, तो पहले होती थी लेकिन दरमियान फिर खत्म कर दी गई थी। अब कैबिनेट डिवीजन ने जो है वो नोटिफिकेशन किया 3-4 दिन पहले के ये इकबाल डे जो है वो पब्लिक हॉलीडे के तौर पे मनाया जाएगा, तो छुट्टी कर दी है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी है नोटिफिकेशन के जरिए।
अब चूंकि ये नोटिफिकेशन 3-4 दिन पहले किया गया और अब कल हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें भी छुट्टी होगी। अब केसेस तो पिछले महीने से लग रहे हैं, तारीखें जो है वो एक महीने बाद की भी तारीखें देते हैं, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद की तारीखें होती हैं। अब 9 तारीख को केसेस लगे हुए हैं ना। मैं तो खुद सोचा, मैं तो बार बार फोन कर रहा था वो हाई कोर्ट के सुपरिटेंडेंट को, वो यार वो नोटिफिकेशन नहीं किया, वो कैबिनेट डिवीजन का हो गया कि चूंकि मेरे 8 केसेस लगे हुए थे हाई कोर्ट में और इत्तेफाक से कोई एक भी केस जो है ना वो ऐसा नहीं था जिसमें कोई हाजिरी जाती हो, सारे बहस संभाली थे, रायपाप हो गए थे। तो अब वो मुश्किल होता है इतनी बहस, वो आप एक कोर्ट में बहस कर रहे हैं दूसरे में एडजर्न हो जाएगी, अब ये भी नहीं पता कि किस में बहस होगी तो किस में नहीं होगी। तो आपने तो पूरी तैयारी करनी है ना सब में। अब छुट्टी होगी तो केस खत्म। नीचे भी आप सिविल जज के पास अगर आपके केसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास केसेस हैं, तो ये केसेस जो हैं जो तारीख लगी हुई थी छुट्टी हो गई तो फिर क्या होगा इनका, ये भी यहां आर्टिकल 13 में ये इन्होंने बताया है कि उस दिन यानी नेक्स्ट डे वो केस पेश होंगे रूल 4 में। ठीक है, ये ऑर्डर 17 के रूल 4 में अपीयरेंस ऑफ पार्टी ऑन द डे नेक्स्ट आफ्टर हॉलीडेज। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट आफ्टर हॉलीडेज है, ये जो वर्ड स्पेसिफिकली इस्तेमाल हुआ है, इसमें ये एक छुट्टी के हवाले से जरूरी नहीं है। बाद ईद की छुट्टियां आती हैं, वो रीडर तो पहले से वो तारीखें दे रहे होते हैं, तो उन दिनों में ईद की छुट्टियां आ जाती हैं। अब ईद की 3 छुट्टियां या 4 छुट्टियां हैं, तो वो 3-4 दिनों में केसेस तो लगे हुए हैं। अब वो केसेस किधर जाएंगे? तो वो नेक्स्ट फॉलोइंग डे जो है, ये जो वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है कि वो छुट्टियों के बाद जो भी अगला दिन आएगा, वो जो वर्किंग डे होगा, वो हफ्ते बाद आए, वो हफ्ते बाद ही आए, तो उस तारीख को वो फिर आगे कार्रवाई होगी या एडजर्न हो जाए। नॉर्मली एडजर्न हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन के भी केसेस लगे होते हैं, तो कोर्ट जो है वो उस दिन नहीं सुनती। लेकिन अगर आपका कोई अर्जेंट मैटर है तो वो आप वो बहस कर सकते हैं, आपको एविडेंस है तो वो आप करवा सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट फॉलोइंग डे में पेश होगा वो केस, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके से वो आप यानी उस हवाले से यानी आप ये फिक्रमंद होने की जरूरत। लेकिन यहां एक चीज याद रखें, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, लिमिटेशन के हवाले से, ये छुट्टियों के हवाले से केसेस के जब फैसले हो जाते हैं तो दरमियान अक्सर लोग कहते हैं जी कि ये छुट्टियां थी, अदालतें बंद थी तो इसलिए हम लेट आए हैं। अगस्त की छुट्टियां होती है, अगस्त पूरा महीने छुट्टी होती है, अदालतें बंद होती हैं। अब आपका केस सिविल जज ने फैसला किया तो फैसला आपके खिलाफ हुआ। आपके केस में फैसला हुआ 10 जुलाई को, आपने नकल के लिए अप्लाई कर दिया 12 जुलाई को। लिमिटेशन आपकी स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। ये याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये कैलकुलेशन की जाती है अंडर सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट के तहत। तो एक दिन भी अगर आपका टाइम बार्ड हुआ तो आप टेक्निकल इसी ग्राउंड पे फारिग हैं, अपील आपकी एंटरटेन ही नहीं होगी। आपके वैल्यूएबल राइट्स का मामला है, क्लाइंट हमेशा के लिए वो चला जाएगा कि आपने एक जरा सी सुस्ती की और कैलकुलेशन गलत की, तो ये आपका वो अपील जो है वो टाइम बार्ड है, जो आपने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था। आप समझते हैं कि ये छुट्टियां थी, तो छुट्टियां कैसे उसको कवर करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट लिमिटेशन स्टार्ट हो गई। 10 जुलाई को अगर अनाउंस हुई है तो आपकी 10 जुलाई से लिमिटेशन स्टार्ट है। अगर आपकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, ये इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि आप सारे अगर इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं तो इस्लामाबाद के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये हर प्रोविंस की पेकुलरी जुरिस्डिक्शन उन्होंने लेजिस्लेशन करके मुख्तलिफ रखी है। इस्लामाबाद के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज की जो पेकुलरी जुरिस्डिक्शन है एपलेट फोरम के हवाले से वो 25 लाख है, 25 लाख। 25 लाख तक की मालियत के जो केसेस होंगे उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी, और 25 लाख से ऊपर जितनी भी मालियत का केस है
अनलिमिटेड, तो उसकी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास है। तो आपका 26 लाख की मालियत का केस है तो आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में। आपका केस 24,09,999 का केस है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे। अब उसकी लिमिटेशन दी हुई है आर्टिकल 156 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर। बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज 30 डेज, बिफोर हाई कोर्ट 90 डेज। अब इसको सामने रखते हुए आपने फिर आगे देखना है कि आपकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास बनती है या हाई कोर्ट में बनती है। तो आपका 30 दिन है इधर, और अगर उधर जाना है तो 90 डेज है। अब आपकी मालियत जो है वो 25 से कम है, आपके पास लिमिटेशन है 30 डेज। ये महीने भी नहीं होते। ये अक्सर लोग कहते हैं जिस तरफ शुफे में, अब प्रियम्पशन में अक्सर लोग जाएंगे 4 महीने टाइम है जी शुफे का दावा दायर करने का। 4 महीने नहीं है, 120 डेज हैं। डेज, ये डेज काउंट होंगे। ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं अदालत के अंदर भी, यहां पे कैलकुलेट करें ये कैसे, आपका तो 1 दिन या 2 दिन जो है ये ऊपर है। हम कहते हैं नहीं सर ऐसे। अच्छा फिर बताएं भाई, ये जुलाई का महीना 30 दिन का, 31 दिन का, जून का महीना 30 दिन का, अगस्त का महीना 31 दिन का, सितंबर का 30 दिन का, फरवरी का 28 दिन का। तो महीना ये तो नहीं है कि फिक्स है। महीना 28 का भी हो सकता है, महीना 30 का भी हो सकता है, महीना 31 का भी हो सकता है। तो इसलिए महीनों के हिसाब से लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन डेज के हवाले से बताई गई है, 30 डेज और 90 डेज। अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो वो ये इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा कब फैसला हुआ, अच्छा ये महीना इतने का 30 का था, ये 31 का था, ये 29 का था, ये 28 का था, ठीक है ये इतने दिन बनते हैं, आपकी 1 दिन लेट हैं आप, 2 दिन लेट हैं आप। तो फिर आपकी बात वो सुनते नहीं है। वहां रोस्टरों पे जूं ही आप खड़े होते हैं तो वो ऑब्जेक्शन जो भी लगा होता है वो फाइल उनके सामने होती है, वो आपको मेरिट पे नहीं सुनते, ना ही आपको केस, आपका कितना ही अच्छा केस क्यों नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आप टाइम बार्ड है, सॉरी डिसमिस। एक लफ्ज बस 2 मिनट नहीं लगाते। तो ये आप देखें कि मैं जो मिसाल दे रहा था, 10 जुलाई को फैसला हुआ, 12 जुलाई को आपने अप्लाई किया तो आपके टाइम 2 दिन गुजर गए, आपके पास अब बकाया है 28 दिन। आपको नकल मिल गई है 20 तारीख को, ठीक है, जब आपने अप्लाई किया टाइम रुक जाता है, ये उनके खाते में चला जाता है। ये लास्ट में उल्टे पेज पे एक स्टैंप लगी होती है, वहां से आप कैलकुलेट करेंगे। वो नकूल एजेंसी वाले जब आपको नकल अप्लाई करते हैं और वो नकल जब आपको देते हैं तो लास्ट पेज देखेंगे, उसकी बैक साइड पे एक स्टैंप लगी होती है, उस पे 3 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डेट ऑफ अप्लाई, कब आपने अप्लाई किया। नंबर 2, डेट ऑफ प्रिपरेशन, कब नकल तैयार हुई। नंबर 3, डेट ऑफ डिलीवरी, कब डिलीवर हुई, कब आप लेने के लिए गए। अब यहां अक्सर लोग यहां कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जनाब नकल डिलीवर हुई है हमें आज, विद इन टाइम है। नहीं, ये डेट ऑफ प्रिपरेशन से होगी, डेट ऑफ डिलीवरी से नहीं होगी। वो नकल तैयार पड़ी हुई है, आप 6 महीने जाते ही नहीं है लेने के लिए, तो वो आपको घर आके तो नहीं देंगे कि जनाब वकील साहब या जो पार्टी है, अगर आपके जनाब मलक साहब, चौधरी साहब, ये आपने नकल के लिए अप्लाई किया था, नकल आपकी तैयार हुई है, मेहरबानी करें, बेल बजा के आपको घर आके देंगे। तो आप जाते ही नहीं है नकल लेने के लिए 2 महीने, तो नकल तो तैयार पड़ी हुई है। इसलिए डेट ऑफ प्रिपरेशन से ये होगी। अब प्रिपरेशन की डेट है 15, ठीक है, तो आपके 5 दिन जाया हो गए। आप नकल लेके रहे 20 को, तो अब आप ये समझते हैं कि मेरे पास आगे टाइम है यहां से, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप 15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगस्त छुट्टियां हैं, पूरा महीना अदालतें बंद हैं। अदालतें खुलेंगी 1 सितंबर को। अब अगर आपने 1 सितंबर को, जिस दिन अदालत खुली, पहले दिन अगर आपने अपील दायर कर दी तो आपकी अपील विद इन टाइम होगी, क्योंकि कोर्ट्स बंद थी। अगर आपने 2 सितंबर को अपील दायर की
तो आपकी 15 या 20 दिन जो पीछे कैलकुलेट आपने किया है वो लेट होगी, टाइम बार्ड होगी, फिर सारे का सारा पीरियड उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रेक किया है। पहले दिन जिस दिन अदालत खुली दायर कर दी, विद इन टाइम है। पिछला 1.5 महीने के बाद आपने दायर की, विद इन टाइम है। लेकिन जब आपने 2 तारीख को दायर की अगले दिन, तो फिर ये 1.5 महीना सारा शामिल हो जाएगा। फिर आपने एक दिन साबित करना है। फिर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कंडोनेशन ऑफ डिले की आप एप्लीकेशन भी देंगे तो लॉ ये ईच एंड एवरी डे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। एक दिन फिर आपने साबित करना है। पिछला सारा, ये नहीं है छुट्टियों के बाद, सारा पिछला एक दिन जो है वो आपने साबित करना है कि आप किधर रहे हैं। तो इस तरह ये छुट्टियों के बाद नेक्स्ट फॉलोइंग डे, जो वर्ड जहां इस्तेमाल हुआ है वो अगला दिन है जो वर्किंग डे है। उसके अलावा ये एक और चीज भी है, या ये तो रूल 4 के ऑर्डर 17 का रूल 4 था। रूल 5 में भी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर छुट्टी पे हो, एब्सेंट है, ठीक है, आज आपका केस लगा हुआ था लेकिन आप गए तो जज साहब छुट्टी पे, तो रीडर ने तारीख देनी होती है। और रीडर एक रूटीन में वो एक स्टैंप लगा देता है, वो एक लफ्ज लिखा होता है, आज ऑफिसर जलीस साहब रुखसत इतफाकिया पर तशरीफ फरमा है, लिहाजा मुलतवी होकर हस्बल हुकुम साबक बेतकर्रर फलां जो तारीख है पेश हो। अब वो ड्यूटी जज से वो साइन करवा लेता है। अब ये रूल 5 के अंदर लिखा हुआ है कि जब जज छुट्टी पे हो, एब्सेंट हो, कोर्ट नहीं है, तो रीडर की ड्यूटी है कि वो स्लिप जारी करे, वो चिट जारी करे पार्टी को, डेट उस पर लिख के अपने साइन करे, इनिशियल करके वो उसको दे, ये तारीख है। अगर आपका दावा उस तारीख अगली तारीख पे आप पेश नहीं होते, आपका दावा खारिज हो गया। ये देखें, ये बड़ी बात हो, हमने बड़ी बड़ी फीसें लेकर कोई बहस नहीं की, कोई बहस नहीं की लंबी चौड़ी, सिर्फ ये जजमेंट, ये जनाब ये ऑर्डर शीट देख लें। जिस दिन मेरे खिलाफ ऑर्डर पास किया, मेरी शहादत क्लोज कर दी गई, जिस दिन मेरा दावा अदम सबूत खारिज कर दिया गया, जैसे अगर मैं डिफेंडेंट था तो मेरी एविडेंस 17 ऑर्डर 17 रूल 3 सीपीसी के तहत क्लोज कर दी गई। ये देखे तो सही कि उससे पिछली तारीख पे ये जज साहब छुट्टी पे थे, अगली तारीख पे ये पीनल क्लॉज अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये ऑर्डर पास नहीं हो सकता था, आपकी अपील एक्सेप्ट। सिर्फ एक इतनी सी, आपने 1 मिनट की आपकी बहस है कि जनाब सिर्फ ये पिछले ऑर्डर शीट मुलाजा फरमाएंगे पेज फलां पे, उससे पिछली तारीख पे तो जज साहब छुट्टी पे हैं, और एक तो छुट्टी पे है और फिर अगली तारीख पे जज साहब आ गए तो शहादत नहीं है, पिछले चूंकि शहादत अरसा दराज से नहीं आ रही थी, कई मौके दिए गए तो उस दिन क्लोज कर दी गई। तो इसमें एक तो वो, दूसरा आपने कहा जनाब स्लिप नहीं जारी की, रीडर ने चिट नहीं दी मुझे, उसकी ये ड्यूटी बाउंड था रूल 5 के तहत, वो मुझे तारीख लिख कर देता। आपने तारीख का भी लिखना है कि मैं फलां तारीख को पेश हुआ, मुझे फलां तारीख बताई गई थी, उस तारीख को आया तो केस उसमें नहीं था मेरा लिस्ट में, तो मैंने पता किया तो पता चला कि जनाब ये तो तारीख कोई फलां तारीख थी और उस तारीख को मेरे खिलाफ फैसला कर दिया गया, तो मैं तो उस तारीख पे आया नहीं है, इस वजह से कि जनाब मेरे पास तो ये तारीख लिखी हुई थी और आज जब मैं आया हूं तो मुझे पता चला कि फलां तारीख को मेरा केस खारिज हो गया, मुझे रीडर ने चिट नहीं दी थी, ये बाउंड था स्लिप देने। ये प्रैक्टिस तो नहीं है ना ऐसी, कभी देखा है इस्लामाबाद में किसी रीडर ने आपको चिट लिखकर साइन करके दी हो, आज जैसा छुट्टी है, ये है आपकी तारीख, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो है और है लॉ, और आपने लॉ के मुताबिक चलना है, प्रैक्टिस के मुताबिक नहीं। इसी तरह आगे ऑर्डर 18 है जिसमें अब ये राइट टू बिगिन किसका है, स्टार्ट किसने करना है, ठीक है, केस किसने स्टार्ट करना है, पहले आर्गू किसने करना है, पहले शहादत किसने करानी है, ये राइट टू बिगिन प्लेंटिफ का है। ये ऑर्डर 18 का रूल 1 ये कहता है कि जिसने दावा किया है
उसने अपना केस साबित करना है, रिबटल में डिफेंडेंट ने बात करनी है, अपील जिसने की अपीलांट ने पहले आर्गुमेंट्स करने हैं, रिस्पोंडेंट ने उसका जवाब देना है। पिटीशन है तो जिस पिटिशनर ने जो पिटीशन फाइल की है उसने पहले अपनी पिटीशन पे आर्गू करना है और उस रिस्पोंडेंट ने उसका जवाब देना है। तो ये राइट टू बिगिन जो है ये पिटिशनर का है, अपीलांट का है, प्लेंटिफ का है, ऑर्डर 18 रूल 1 के है। और इसमें अगर कोर्ट जो ये आगे तो फिर वो मुख्तलिफ हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और अच्छा उसमें एक ही है ऑर्डर 18 का रूल 16 में एक और बात भी है, पावर टू एग्जाम विटनेस इमीडिएटली। अब आपके पास एक क्लाइंट जो आपका है वो अमेरिका से आया हुआ है या ऐसा विटनेस है, आपका क्लाइंट तो इधर ही है, मसलन आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया, उसका मार्जिनल विटनेस है, वो अमेरिका में सेटल्ड है, वो आजकल आया हुआ है पाकिस्तान में और 2-3 दिन के बाद उसने वापस जाना है। आप कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे कि जनाब ये मार्जिनल विटनेस है, इसकी एविडेंस बहुत जरूरी है, ये आइंदा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो ये दोबारा नहीं आएगा, ये अमेरिकन सिटीजन है और इसलिए मेरा दावा जो है वो फारिग हो जाएगा। क्योंकि जब आप 2 मार्जिनल विटनेसेस पेश नहीं करेंगे, एक भी आपने अगर पेश किया और एक नहीं पेश किया और वो जिंदा भी है, आर्टिकल 79 कानून शहादत ऑर्डर, आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, उसको सामने रखते हुए लॉ ये कहता है, ऑर्डर 17 और 79 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर कि जो डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, आपकी रजिस्ट्री है, आपका इंतकाल है, आपका एग्रीमेंट है, आपका अटॉर्नी है, जितने डॉक्यूमेंट जो है ये एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उसके 2 गवाह भी होते हैं ना हाशिए के। तो लॉ ये कहता है कि जब तक आप ये दोनों मार्जिनल विटनेसेस पेश नहीं करेंगे तो वो प्रूफ नहीं होगा। अब ये जब हम ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब जाएं तो वहां सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी बहस नहीं होती, वहां सिर्फ लॉ को टच दिया, सिर्फ एक लीगल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो साकिब निसार साहब थे, अब मसलन यही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट उनके पास या अपील में, वो एक ही क्वेश्चन कर देते हैं, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिटेड है या डिनाइल है? सर डिनाइल है। मार्जिनल विटनेसेस पेश किए या नहीं किए? सर एक पेश किया, एक नहीं किया। आर्टिकल 79 कानून शहादत ऑर्डर पड़ा है, सॉरी डिसमिस, ये आपका केस खत्म। प्रियम्पशन का सूट है, क्या है जी केस? सर वो प्रियम्पशन सूट था और ये हुआ, डिसमिस हुआ फलाम। अच्छा ये पोस्टमैन पेश किया या नहीं किया? नहीं सर वो तो नहीं किया। 2007 सुप्रीम कोर्ट पड़ी है या नहीं पड़ी? 2017 सुप्रीम कोर्ट पड़ी है, सॉरी डिसमिस। ये इतनी सी बहस होती है, वहां सुप्रीम कोर्ट में कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होती। तो इन चीजों को सामने रखते हुए, और जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसके लिए ट्रायल कोर्ट जो है ना वो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा उसका वो विजनरी होता है और वो सारा लॉ उसके सामने होता है और उसके मुताबिक वो एविडेंस करवाता है। जब ट्रायल आप उसके मुताबिक कराएं कानून को सामने रखते हुए, तो मैं नहीं समझता कि आप जो है वो नाकाम हो सकते हैं। इक्का दुक्का तो केसेस में वो इनहेरेंट खामियां होती हैं, वो गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मेजॉरिटी केसेस आप 70-80% केसेस जो है वो आप विन कर सकते हैं। एट द मोस्ट 10 या 20% आपके खिलाफ हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि जब आप इन चीजों को, लॉ को सामने रखते हुए अगर आप ये करें तो फिर ये इस तरह ऑर्डर 20 है, ये जजमेंट है ऑर्डर 20 में। अब ये एविडेंस यहां तक रिकॉर्ड होगी ऑर्डर 18 तक, उसके बाद फिर ऑर्डर 20 में यह अब फैसला होना है, जजमेंट डिलीवर करनी है, कोर्ट ने आर्गूमेंट सुनने के बाद फिर जजमेंट अनाउंस करनी है। तो ऑर्डर 20 का रूल 1 ये कहता है कि ये अब जजमेंट कब अनाउंस करेगा कि आर्गूमेंट सुनने के बाद, ठीक है, ये शहादत जब आप एविडेंस आपकी कंप्लीट हो गई उसके बाद आर्गूमेंट्स के लिए केस की तारीख देगा। 15 दिन से ज्यादा तारीख नहीं दे सकता, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये नहीं महीने की तारीख, अगले महीने फलां तारीख को बहस के लिए आ जाए,
ये बहस की तारीख भी 15 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि सर ये कानून तो ये कहता है, आपने तो महीने की तारीख दे दी, 15 दिन से ज्यादा नहीं, हफ्ते की तारीख दें, 10 दिन की तारीख दें ज्यादा से ज्यादा, तो आपने तो महीने की तारीख दे दी। तो इस तरह ये, और फिर आगे उसका रूल 5 में है कि इशू वाइज वो फाइंडिंग, जो पहले मैं बता चुका हूं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद फिर ये जजमेंट अनाउंस जब होगी तो उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन उस पर स्टार्ट होगी। और एग्जीक्यूशन जो आप फाइल करेंगे वो आप सेक्शन 36 सीपीसी के तहत फाइल करेंगे। ऑर्डर 21 सारा उसी एग्जीक्यूशन पे ही है। ये आधी सीपीसी एग्जीक्यूशन पे ही है। आधी सीपीसी बाकी पूरा आपका प्रोसीजर बताती है, और आधी सीपीसी जो है वो एग्जीक्यूशन के बारे में। सेक्शन 36 से लेकर 74 तक ये सारी एग्जीक्यूशन के बारे में। और ऑर्डर 21 सारे का सारा एग्जीक्यूशन के मतलब डील करता है। और सबसे लंबा ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 21 है, जिसके 103 रूल्स हैं। कुछ बुक्स में 104 रूल्स भी हैं। तो ये 103 या 104 रूल्स हैं उस ऑर्डर 21 में। सबसे बड़ा ऑर्डर है ये। तो एक लिहाज से ये आधी सीपीसी है। उसके अलावा ये चूंकि टाइम खासा हो गया, मैं कानून शहादत ऑर्डर को भी टच करना चाहता था, लेकिन एक वो आगे फिर कैसर इमाम साहब ने भी वो समाखराशी करनी हक की, और मैंने भी काफी कर ली है। एक मिनट टच दे देता हूं सिर्फ वो उसको कानून शहादत ऑर्डर के हवाले से जरूरी चीजें कि एविडेंस जितनी भी है, एक तो यह है वो उसके अंदर लिखा हुआ है स्कैंडलस क्वेश्चन जो है वो नहीं आप कर सकते, किसी को आप ब्लैकमेल करने के लिए इस किस्म के क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये सारी उसके अंदर लिखी हुई हैं चीजें। और लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। और उसके अलावा ये कोर्ट भी फिर उसके बाद देखना है इररिलेवेंट क्वेश्चन है नहीं है, वो कोर्ट ने फिर उसके बाद ओरल एविडेंस जो है, ये जो आप कोर्ट में पेश करते हैं एविडेंस, ये डायरेक्ट एविडेंस कहलाती है। सेक्शन उसका आर्टिकल 71 है और इस तरह। तो डायरेक्ट एविडेंस, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आप पेश करते हैं, एक तरफ ओरल एविडेंस और एक तरफ डॉक्यूमेंट है, तो लॉ ये कहता है कि डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल ओवर ओरल एविडेंस। ठीक है, तो ये एक तरफ आप 10 गवाह जबानी पेश कर दें, दूसरी तरफ एक डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट प्रिवेल करेगा, ये उसके तहत। तो इस तरह ये डायरेक्ट एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रिवेल करेगी। और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर उसी का आर्टिकल आगे 74 है, 76 है, उसमें सेकेंडरी एविडेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे और उसमें साबित करेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या लॉस हो गया है या दूसरी पार्टी के पोजेशन में है, ओरिजिनल उसके पास है, आपके पास फोटोकॉपी है, या गुम हो गया है या चोरी हो गया है या जो भी है, आपने वो रीजन उसके अंदर वो सारे मेंशन करें, उसके अंदर दी हुई हैं कि ये चीजें होंगी, तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस के लिए अलाउ कर सकते हैं। और फिर आप अगर ये प्रूफ कर दें तो कोर्ट फिर आपको सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेगी और वो फोटोकॉपी भी फिर एग्जिबिट हो जाएगी, वो उसी तरह पढ़ी जाएगी जिस तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। इस तरह उसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन, ये मैं आपको बता दूं कि ये सब वकालत में जो मिथ है इस ट्रायल की, ख्वाह वो फौजदारी केस है ख्वाह वो दीवानी केस है, आप सिविल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं या क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, ये याद रखें कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है असल वकालत ये है। और जो शख्स क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता है, जिसको ये फन आता है, वो कामयाब वकील है। इसलिए कि ये आपने एक क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं कि ये दो धारी तलवार होती है। आपने एक सवाल किया, वो सवाल आपका मौकफ है, क्योंकि जो सवाल आप कर रहे हैं वो आप अपना मौकफ बता रहे हैं, वो आपका व्यू हो सकता है। अब वो सवाल आप ऐसा कर रहे हैं कि जो जवाब आपके मुंह पे आके पड़ता है, टका के जवाब देता है दूसरी साइड से गवाह, वो आपके खिलाफ चला जाता है और ये सारे केस का बेड़ागर कर देता है। एक क्वेश्चन से जो है मुल्जिम जो है वो बरी हो जाता है, एक क्वेश्चन से मुल्जिम को सजाए मौत हो जाती है, एक सिविल क्वेश्चन से आपका दावा खारिज हो जाता है, आप दूसरी पार्टी में एक क्वेश्चन से एक जवाब निकाल कर आप अपना दावा डिग्री करवा लेते हैं। तो ये
वकालत में ये एक ऐसा फन है कि इस तजर्बे को, मैं अपने तजर्बे को सामने रखते हुए आपको एक चीज जो बताता हूं गुर के हवाले से, कि एक तो ये है कि मैंने अक्सर वकला को देखा है, वो अगले दिन वो शहादत है मुखालिफ पार्टी की, तो जरा के लिए वो क्वेश्चन लिख के लेकर आते हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, यानी क्या पूछना है उस गवाह से। ये ऐसे नहीं। एक तो यह है कि आपको अपना ब्रीफ पता होना चाहिए, वो आप फैक्ट्स आपको कम से कम वो सारे आने चाहिए कि आपका केस क्या है, और उसको सामने रखते हुए फिर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। अब आप मुखालिफ क्लाइंट को, या उसका कोई गवाह है, गवाह तो पहले दिन आया है, आप तो उसको नहीं जानते, तो जब गवाह है तो एक दफा जब आप नजर उस पर मारते हैं सर से पैर तक, तो अल्लाह ताला ने इंसान का चेहरा ऐसा बनाया हुआ है कि वो पता चल जाता है कि ये शख्स कैसा है, किस किस्म का है। आप उसके चेहरे पे नजर मार के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शरीफ आदमी है, ये बदमाश है, ये हैबिचुअल है, ये चालाक आदमी है, ये फ्रॉडिया है, ये उसके चेहरे से पता चल जाता है। और फिर जब आप एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करने से 2-3 क्वेश्चन करें तो आपको उसके बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स कैसा है। और फिर आपने उसको, उसके माइंड को सामने रखते हुए आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। ये भूल जाए जो आप लिख के सवाल लाएं, वो आप एक ट्रैक पे जब उसको चढ़ाते हैं तो फिर उस पटड़ी से उसको उतरने ना दें। जब आप देखें कि आप एक सवाल करते हैं, आपके मतलब का जवाब आ रहा है, फिर आप उसी लाइन पे उसको चलाते रहें और एंड तक ले बंद गली में लेकर जाएं ताकि वहां से वो वापस भी ना हो सके, आगे उसको कोई रास्ता ना मिले। और फिर जो आपके ज़हन में वो क्वेश्चन है जो आप 10 क्वेश्चन के बाद करना चाहते हैं, उस वक्त वो क्वेश्चन करें क्योंकि आपको पता है कि अब ये क्वेश्चन मैं करूंगा तो मेरे मतलब का जवाब आएगा। तो फिर आप, और इसी कानूनी शहादत आर्डर के अंदर है, एग्जामिनेशन इन चीफ में आप इररेलेवेंट बात नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आप इररेलेवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये कोर्ट में बात दफा दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि जनाब इस केस के साथ क्या ताल्लुक है इस क्वेश्चन का, ये ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बात हुआ जज साहब भी कहते हैं कि जनाब ये क्वेश्चन तो इसके साथ इस केस के मुताबिक नहीं, आप छोड़ दें, लेकिन उसको किसी तरीके से और आप अनाय ना करें कोर्ट को, आप किसी और अंदाज में इस तरीके से आगे उसको पूछें, क्योंकि जज को नहीं पता कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, और ना ही मुखालिफ वकील को पता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, कि आप उसको उस ट्रैक पर लाकर मजीद 2, 4, 6 सवाल आप इररेलेवेंट करके तो उस जगह पे पहुंचाना चाहते हैं जहां आप रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे, और फिर आपके ज़हन में है कि वो मेरे मतलब का जवाब आएगा। मसलन एक मिसाल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं अपने केस की एक मिसाल देता हूं कि मैंने सूट फाइल किया, एक इनहेरिटेंस का मैटर था। 1948 से पहले कस्टमरी लॉ था जिसमें बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था जायदाद में। कस्टमरी लॉ था, बेटियां बाप की जायदाद से महरूम हो जाती थी, और विरासत का जो इंतकाल होता था वो बेटों के नाम पे होता था, और अगर उसकी औलाद नहीं है उस डिसीज की, तो बेवा है, वो सारे का सारा म्यूटेशन जो है उस विडो के नाम पे, उस सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस म्यूटेशन उसके नाम पे हो जाता था, किसी और को नहीं जाती थी विरासत। और वो जो विडो थी उसको जो ये अपने हस्बैंड से ये सारी जायदाद मिली है वो एज ए लिमिटेड ऑनर कहलाती थी। वो लिमिटेड ऑनर थी, मशरूत माल का। अब लिमिटेड ऑनर इसलिए थी कि उस पर कुछ कदगन थी, कुछ हर्डल्स थी कि वो अपने खामन की इस जायदाद पर बैठ सकती है, खा पी सकती है, गुजर बसर कर सकती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती। कस्टमरी लॉ है। और उसमें अब
और 48 से पहले जो चूंकि 48 में 15 मार्च 1948 को फिर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आ गया, उसके बाद तो फिर ये जो कुरान ने इसे दिए हुए वही है, जो आज वही हमारा विरासत का कानून है जो कुरान ने बताया है, जो अल्लाह ने इसे तयन कर दिए, शरीयत ने जो बताया है। अब वो उस वक्त इंतकाम, उस वक्त तो जमीनों की इतनी वैल्यू भी नहीं होती, सैकड़ों में बिकती थी, 200 रुपए 400 रुपए 600 रुपए। तो अब मैं केसेस काफी, मैंने इस किस्म के केसेस किए, अब वो इंतकाल आते थे तो वो फिर मैं उस मशरूत मालका के हवाले से किस तरह साबित करता था कि ये चैलेंज होता था कि जनाब ये तो लिमिटेड ओनर थी, ये बेच भी थे, ये फला फला म्यूटेशन के जो उसके जद्दी वारिस होते थे उस मरूम के, उसके भाई थे या भतीजे थे, जो भी थे वारिस तो वो थे एक्चुअल, तो वो फिर उनकी औलादों में से कोई चैलेंज करता है कि जनाब ये तो उस बेवा ने जो ट्रांसफर किया ये गलत किया है, वो तो कर नहीं सकती थी, वो लिमिटेड ओनर थी। अब उसको साबित करना है कि कैसे कि ये जो कानून है कि वो गुजर बसर करने के लिए वो कर सकती थी। अब उसमें वो पुराने फिर वो डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं जिसमें वो एप्लीकेशन देती थी तहसीलदार को कि जनाब ये मेरा खामन फौत हो गया और ये जायदाद मेरे पास है, तो इसमें मैंने खामन की कब्र पक्की करानी है, 10 रुपए उसके लिए चाहिए, मैंने उसकी खैरात करनी है, ये 50 रुपए उसके लिए मुझे जरूरत है, मैं दुकानदार से उधार सौदा लेती रही हूं, ये 100 रुपए या 200 रुपए उसका कर्जा चढ़ गया है, ये उसका उतारना है, ये उसको कर्ज वापस करना है, ईद आ रही है उसके लिए मैंने कपड़े लेने हैं, मैंने शूज लेने जो भी वो, तो उसके लिए मुझे ये मजीद 50 या 100 रुपए ये रिक्वायर्ड है। ये अगर 300 रुपए या 400 या 5 जितने भी है वो, ये अगर पैसे मुझे मिल जाएं तो मेरी जरूरत पूरी हो सकती है, और इसके लिए मुझे इतनी कनाल जमीन जो अप्रोक्सीमेटली इतनी कीमत की अगर बेचने की इजाजत दी जाए तो मेरा गुजर बसर हो सकता है। वो फिर एप्लीकेशन जब आती है रेवेन्यू ऑफिस, वो फिर आगे कमीशन अपॉइंट करता था, वो जाता था दुकानदार से पूछता था, फिर बाकी वो एविडेंस कलेक्ट करके फिर वो कहता था हाँ ये इसकी जायज जरूरत है, ये इतनी जमीन अगर ये बेच दी जाए और तो इसको पैसे इतने मिल जाएं तो ये इसकी जरूरत पूरी हो सकती है, फिर वो इस तरह वो बेच सकती थी। अब 15 मार्च 1948 को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आ गया कि भाई ये वो कस्टमरी लॉ खत्म हो गया, और लिमिटेड एस्टेट जो टर्मिनेट हुई 1962 में जाकर खत्म हुई, ठीक है, वो मशरूत मालका वाला कानून। अब उसमें वो बेटियों के हवाले से तो वो खत्म हो गया, उसके बाद 1949 में जो फौत हुआ उसको भी जो शरीयत के मुताबिक बेटियों को हिस्सा मिलता है वो मिलेगा, बेवा को जो हिस्सा मिलता है, औलाद है तो 1/8 हिस्सा, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्सा। तो इस तरह वो फिर एक इसकी तशरीह में जुल्ला साहब की जजमेंट है 85 सुप्रीम कोर्ट, और उसके बहुत सी बात में जजमेंट है जिसमें ये उठ के आगे इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। इस शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, जो पहले महरूम हो गए हैं वो इंटाइटल हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। अब उसके तहत हमारे पास जो लोग आते थे जो महरूम हुए हैं, किसी के दादी को, नानी को, फूफी को इस तरह महरूम कर दिया गया, वो आते थे, इंतकाल हम चैलेंज करते थे और दावे डिग्री भी हो जाते थे। ये मैटर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया अल्टीमेटली, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इस पॉइंट को थ्रेश आउट करने के लिए एक लार्जर बेंच बना दिया, क्योंकि फॉर एंड अगेंस्ट लॉ मौजूद था। कुछ कोर्ट्स की जजमेंट्स थी कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, कुछ की थी कि नहीं ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन और 48 के बाद वाले तो क्लेम कर सकते हैं, पहले वाले नहीं कर सकते। अब वो 2012 की जजमेंट आ गई जनाब, जिसमें लार्जर बेंच के मेजॉरिटी व्यू आया कि वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, वो पहले वाले फारिग है, वो क्लेम नहीं कर सकते, उसके बाद वाले क्लेम कर सकते हैं। अब इस दौरान मेरा एक केस था जिसमें मैंने 1933 के इंतकाल को चैलेंज किया हुआ था, अब वो एविडेंस में था मेरा। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद तो मैं फारिग हो गया, मेरा केस तो खत्म हो गया। अब मैंने कहा किस तरीके से इसको आगे चलाऊं, 2-3 तारीखें ली इसी तरीके सीपीसी को सामने रखते हुए। अब इस तरह तो सरेंडर नहीं करते ना कि वकील भी जी आपको कानून आ गया जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गया है, तो अब मेरा केस जो मेंटेनेबल नहीं है तो ये खारिज कर दिया जाए। लड़के मैदान में ठीक है, फैसला खिलाफ हो जाए तो और बात है, लेकिन सरेंडर तो ना करें। अब उसमें यह है कि एविडेंस थी डिफेंडेंट की, अब वो जो था वो जाहिर है उसका आगे पोता था, ये भी
इनकी वालदा को महरूम किया गया, भाई को सारी जायदाद गई है, बहन को महरूम किया गया। ये बहन की औलाद है, जो मेरी पार्टी है वो भाई की औलाद है जिसके नाम पे वो सारी जायदाद गई है। अब वो बुजुर्ग आदमी थे, तो मैंने उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना, मैंने देखा सफेद दाढ़ी है, बुजुर्ग आदमी है। पहले तो मैंने वो रिश्ते एडमिट कराया कि ये फलां बोस्तान जो था ये आपका दादा था, और ये वो रिश्ते ताकि एडमिटेड पोजीशन हो जाए ना कि यही पार्टियां हैं प्लेंटिफ और डिपेंडेंट। इसके अलावा वो मिस जेंडर और नॉन जेंडर भी सामने था ना कि कोई और तो नहीं है पार्टी, नेसेसरी पार्टी। तो इस तरह वो रिश्ते एडमिट करवाने के बाद फिर यही जमीन थी जो सारी इनको मिली आपके प्रेडिसेसर को, और उसके बाद अब आपके पास आई है। ये एडमिशन के बाद फिर मैंने वो अपना जो मेरे जहन में था विरासत के हवाले से, कानून तो मेरे खिलाफ था, बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जा सकता था, 48 से पहले वो महरूम हो गई है, जजमेंट मेरे खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच का फैसला मेरे खिलाफ है कि 48 से पहले वाले नहीं क्लेम कर सकते। मैंने कहा बुजुर्ग देखें, ये आप माशाल्लाह उम्र की स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, बाशरा भी हैं, नमाज तो पढ़ते होंगे। जी 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 बिल्कुल जी, नमाज में पढ़ता हूँ। कुरान पाक भी पढ़ा होगा आपने? जी बिल्कुल जी कुरान। अब इसका केस के साथ क्या ताल्लुक है? जी नमाजों का, रोजों का, कुरान तलावत का ये कोई है, लेकिन अब मेरे जहन में एक चीज है ना कि मैं उसको किस साइड पे कहां लेकर जाना चाहता हूं। अगर पहले ही क्वेश्चन में कर दूं तो फिर तो उसने टका के जवाब देना, तो मेरा दावा फारग। मैंने कहा अच्छा आपने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, तर्जमा भी पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल जी, तर्जमा भी पढ़ा हुआ है। अच्छा फिर स्टार्ट ही होता है सूरह बकरा से, आपने पढ़ी होगी? हाँ जी। आगे सूरह निसा भी पढ़ी होगी? जी पढ़ा हुआ। जी जी बिल्कुल पढ़ी है जी। अच्छा ये जो आपने कुरान पाक पढ़ा है, तो इसमें अल्लाह ताला ने ये मरहूम जो आदमी फोत होता है तो उसके तरका के बारे में भी वो सारा लिख दिया है। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि तरका इस तरीके से तकसीम होगा, बेवा को इतना हिस्सा मिलेगा, बेटे को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा, वालिदैन अगर जिंदा है तो उनको इतना मिलेगा। कहता है हाँ बिल्कुल। अब ये सारा मैं लिखवा रहा हूं, दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है, कोई एक बात भी गलत नहीं कह नहीं सकता था, इसलिए कि क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। अब उसके बाद ये देखें ना, ये जो कुरान पाक है ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह का हुक्म है ना? जी बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है। तो मैंने कहा ये अल्लाह का जो हुक्म है, बीइंग मुस्लिम हम सब पे बाइंडिंग है ना? जी बिल्कुल। अब ये मैं लिखवा रहा हूं, दुरुस्त है, दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। तो ये जो अल्लाह का कानून है, ये तमाम ये जो दुनियावी कानून है, ये लॉ ऑफ द लैंड जितना भी है, इन सब पे हावी है ना? ठीक है, सुप्रीम लॉ फिर वो अल्लाह का कानून हो गया ना? आप तो मुसलमान हैं। जी जी बिल्कुल। अब मैं ये भी दुरुस्त है कि वो अल्लाह का कानून जो है वो सुप्रीम लॉ है और दुनियावी कानून पे हावी है, और फिर उसको प्रेफर किया जाएगा। एक तरफ ये कानून और एक तरफ वो कानून हो, तो फिर प्रेफर किसको किया? उसको किया जाएगा। दुरुस्त है। फिर मैंने कहा ये जो आखिर में फिर मैं जब वो वहां पर ये सवाल करते करते मैंने कहा ये जो बेटियों को हिस्सा दिया गया अल्लाह ताला ने, ये कुरान पाक के अंदर है, ये अल्लाह का हुक्म है ना? ये अल्लाह का कानून है ना? हाँ जी। तो बीइंग मुस्लिम हम इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कर सकते, इसके खिलाफ तो नहीं जा सकते, नाउज़ुबिल्लाह धारा इस्लाम से ही खारिज हो जाएंगे, अल्लाह के कानून से बगावत कर दें कि हम नहीं मानते अल्लाह के इस कानून को। तो ये अगर बेटी को हिस्सा दे दिया जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अब ये आखिरी सवाल मेरा, तो कैसे नहीं कि बेटी को हिस्सा नहीं दिया गया, दे दिया। अब मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं कि अगर ये दे दिया जाए उस अल्लाह के कानून के मुताबिक तो आपको तो कोई एतराज नहीं है। अब बाबा जी सोच में पड़ गई। मैं क्या सोचते हैं जी? वो लिखे जी दुरुस्त है कि ये नहीं इनकार करते कि ये तो बगावत तो नहीं कर सकते, दुरुस्त है कि अगर बेटी को हिस्सा दे दिया जाए, बेटी को हिस्सा दे दिया जाए तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, खत्म हो। मैंने कहा बस यही मेरी आर्गूमेंट्स हैं, बहस की जरूरत नहीं है, मेरे आर्गूमेंट्स भी यही हैं। ये खुद मानते हैं और ये कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है एडमिटेड फैक्ट्स नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। एडमिशन आ गई तो फिर साबित करने की जरूरत नहीं है। कानून क्या है, शहादत क्या है, ना शहादत पढ़ने की जरूरत है ना कोई कानून देखने की जरूरत है। ये मान रहे हैं कि बेटी को हिस्सा दे दिया जाए, तो हम भी यही कहते हैं कि बेटी को महरूम किया गया, हिस्सा दे दिया, दावा डिग्री, कानून मेरे खिलाफ और दावा डिग्री हो रहा है।
तो ये यानी मिसाल देने से मुराद ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब आप करेंगे तो आपने गवाह को सामने रखना है कि कौन है, उसके माइंड को देखना है, उसको पढ़ना है, और उसके बाद अपने केस को भी सामने रखना है, और फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो उसको पटड़ी से उतरने ना दें, अपने मतलब के सवाल करते जाए, इधर से इधर उधर का सवाल फिर ना करें, उसको वहां पहुंचा के फिर वापस आए। एनी क्वेश्चन? जी सर, जैसे आपने बताया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है, उसके ऊपर अगर 2 विटनेसेस नहीं हैं तो क्या एक साइड पे प्लेंटिफ है और वो दावा करता है तो उसके लिए भी वो नल एंड वाइड है? प्लेंटिफ ने तो साबित करना है कि ये एग्रीमेंट, अगर दूसरी तरफ से वो कहता है ये जाली एग्रीमेंट है, मैंने किया ही नहीं है, मेरी गुजारिश तो प्लेंटिफ ने करना है। तो डिफेंडेंट जब वो आता है और वो भी आता है एक अदालत में और नीचे 2 विटनेसेस नहीं है, तो जो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगी सर? देखिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक तो ये है कि जब ये पहले जहन में रखें, जब आप दावा दायर करते हैं तो एक चीज अगर ये जहन में रखें, ये समझें कि डिफेंडेंट साइड जो है वो आएगी नहीं या एक्स पार्टी हो जाएगी। इवन देन यू हैव टू प्रूव योर केस, ठीक है। ये लॉ ये है कि प्लेंटिफ शुड स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। आप दूसरे की खामियों को तलाश करके अपने केस को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंटली अपना केस प्रूव करें। तो इस तरीके ये समझें कि वो आया ही नहीं है, पहले दिन आप ये सोच लें कि दूसरी तरफ से कोई नहीं आएगा, एक्स पार्टी है, सारा केस मैंने साबित करना है। फिर आपने वो 2 गवाह अगर आपके अपने हैं तो उनको लेकर आए, अगर नहीं है तो ऑर्डर 16 रूल 1 सीपीसी है कि उनको तलब करवाएं, कोर्ट के थ्रू तलब करवाएं। उसके अलावा स्टैम्प वेंडर है, उसके आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस में आपने नाम देने। ऑर्डर 16 रूल 1 में है कि जब इश्यूज फ्रेम होते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज यू हैव टू फाइल अ लिस्ट ऑफ विटनेसेस पॉजिटिवली, ठीक है। उसमें शेल का लफ्ज है कि उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, 8वें दिन भी अगर दी तो वो नहीं आपकी कंसिडर की जाएगी। तो आप लिस्ट ऑफ विटनेस, ये स्टैम्प वेंडर को तलब किया जाए जिसने स्टाम्प जारी किया, उसको वो अपने रजिस्टर लेकर आएगा। इसी तरीके से ये प्लीज कैसर इमाम साहब हमारे बार के प्रेसिडेंट भी हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट, आपके नेक्स्ट वो लेक्चर है। और इस तरीके से ये जो ऑनस है ये आप पे है और आपने इंडिपेंडेंटली अपनी वो एविडेंस प्रूव करनी है। और जिस तरह ऑर्डर 16 के अंदर मैंने बताया है कि वो दिया हुआ, अगर आपके अप्रोच में नहीं है वो विटनेसेस तो आप फिर उनको तलब करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट, उनका खर्चा जमा करवाएंगे। तो ये सारे, इवन अगर नोटरी पब्लिक है तो उसका नाम भी लिखेंगे, वो वकील साहब हैं, रजिस्ट्रार है तो वो रजिस्ट्रार को तलब करवाएंगे, जो भी वो उसके अंदर है। ये इंडिपेंडेंटली आपने फिर स्क्राइब ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है उसको भी आपने तलब, जिसने लिखा है वो डॉक्यूमेंट उसको भी आपने तलब करवाना है। वो भी आगे यहाँ ये मेरी तहरीर है, मेरी कलमी है और मैंने किया है। तो इस तरह आपने ये साथ थ्रू एविडेंस या ये आप डॉक्यूमेंट जो प्रूव करना है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।